हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? राधिका, राधे राधे। अंजलि आ गया बेटा, आ गया। मनीषा गुड आफ्टरनून बेटा। अंजलि कितना आ गया बेटा? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। राज, मिंटू, देवा, अंजलि, प्रज्ञा, देव, बताइए क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या सुन पा रहे हैं? आज की क्लास बहुत स्पेशल है भाई, इसलिए इस क्लास को नाम भी हमने दिया मास्टर क्लास। और बोल देता हूँ भैया, जरूरी नहीं है ये क्लास लाइव के बाद अवेलेबल रहे, इसलिए इस क्लास को मिस करने की गलती तुम्हारे हाथों में है भाई, ध्यान रखना। इस क्लास को मिस किया तो तुम्हारा पार्ट है। यस पार्थ, गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज वो सेशन है बेटा जिसका तुम्हें इंतजार था हमेशा से, और ये सेशन इससे पहले कभी कहीं नहीं किसी ने लिया हुआ, तो आज हम पहली बार ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैंने इसके ऊपर प्रॉपर राइटिंग सिखाया है। लेकिन आज बात होने वाली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के ऊपर, मैं आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बना के लेके आया हूं आज। ये अच्छी बात ही है, हमेशा क्लास में इंस्टेंट लिखते थे हमारे पास में, हमने प्रैक्टिस किया बहुत पहले। बट पॉइंट इज, हमने कभी फॉर्मेट नहीं आपको प्रोवाइड किया कि फॉर्मेट ये यूज कर लो, इसके बाद में अपना कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मेट के साथ साथ में आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी लेके आया हूं कि कैसे इस फॉर्मेट को यूज करके आप अपने, चाहे वो केस स्टडी क्वेश्चंस हो, जो दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया था आपके पास में, क्वेश्चन वही उठा के लेके आया हूं आपके लिए। वो सेम क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कैसे अप्लाई होगा, वो वाले क्वेश्चन साथ ही साथ में अपने पास में आप चेक कर पाएंगे कि जो आपके स्टेट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी कैसे लिख पाएंगे। दैट मींस स्टोरी, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे लिख पाएंगे। एज यू नो, आपके एग्जाम में 70 नंबर वाले पार्ट के अंदर एमसीक्यू तो हम कर ही रहे हैं, बट बाकी 70 नंबर वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में 7 नंबर के अंदर केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसे स्टेट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई एम गिविंग यू द राइट पैटर्न वो हिट करने के लिए कि भैया किसी भी क्वेश्चन को डील किया जाएगा, और सिंपल पैटर्न से डील किया जाएगा, गारंटी मेरी है। तो कैन वी स्टार्ट? हाँ, इंतजार था भाई, सब इंतजार था, कोई दिक्कत नहीं बेटा। टाइम लगाया इस चीज के ऊपर, इसलिए ये वो पैटर्न है जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को, हाँ किसी भी क्वेश्चन को, नॉट ओनली इंटर, इवन फाइनल में भी काम आएगा, ध्यान रखना। किसी भी के लीगल क्वेश्चन को आज के बाद लिखने में दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे सेशन के बाद, ये मेरी गारंटी आप लोगों को। चले आइए, इसके बाद में हालांकि हमने भी आज सिखाने वाला हूँ क्लास के बाद में, इसके बाद में हर एक एक्ट के ऊपर जितने भी सिलेबस में एक्ट है उन सबके क्वेश्चन आपके पास में हम इसी पैटर्न को यूज करके प्रैक्टिस करने वाले हैं। चले आइए बात करते हैं। तो आइए आइए आइए, हमने अपने सेशन के अंदर अभी तक हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन किए थे, रिमेंबर। आज ये पैटर्न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बहुत बार, हमेशा लेके आया हूं, लेकिन एक्चुअली फॉर्मेट मैंने आज बना के लेके आया हूं ताकि फॉर्मेट आपके पास रहे, ये नोट्स आपके पास रहे, और जब भी प्रैक्टिस करने बैठो इस नोट्स को देखकर अपने आंसर लिख पाओ। चले आइए, तो बात करते हैं बेटा हमारे पास में कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न, एज यू नो दिस, जानते हैं बेटा दिसंबर 24 का पेपर है, वहीं से मैंने क्वेश्चन उठा लिया आपके पास में, ताकि एटलीस्ट ये आइडिया है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे लिखना होता है। केस स्टडी प्रैक्टिस तो हमारी चल रही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, बट एमसीक्यू के साथ में मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होते हैं, जो स्टेट क्वेश्चंस होते हैं, प्लस में जो केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये कैसे डील करने होते हैं, आइए बात करते हैं बिना वक्त गवाए। तो प्लीज गाइस, प्लीज 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 स्टार्ट करते हैं, आइए। हाँ, ह्यूज फैन सर, चुनमुई छुई मुई छुई मुई, अरे देखो छुई मुई आ गई क्लास में भैया, छुई मुई आ गई। हाँ जी, आइए बात करते हैं। तो भैया बात सुनो ध्यान से। एज यू नो, अब मैं पूरा ओवरव्यू बना रहा हूं, अब मैं प्लीज चैट नहीं पढ़ूंगा, फोकस करते हैं सामने। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें लिखने का पैटर्न है भैया दो, सुनो ध्यान से बात को। फर्स्ट पैटर्न कि एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है, एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखना है, और कौन से कॉमन पैटर्न को यूज करके लिख पाओगे। तो सुनो भाई, वन बाय वन बता रहा हूं। सबसे पहले ये पैटर्न मैंने बहुत सारे पहले डिजाइन किया था आप लोगों के लिए, तो आज भी वो पैटर्न चल रहा है। तो आंसर को लिखने के लिए P4 वो पैटर्न है बेटा जिसकी हेल्प से अपने पास में आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अगर आपको प्रोविजन की 1 या 2 या 3 लाइन भी याद है तो बस। खाली प्रोविजन की लाइन तो 2 या 3 ही पढ़ते हैं, तो पूरा या वो भी याद है, उसके अकॉर्डिंग लिख पाएंगे। तो P1 P2 P4 की बात करने वाला हूं। तो फर्स्ट पैराग्राफ, अब प्लीज पैटर्न समझा रहा हूं, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे आज क्लास वाली क्लास में, ठीक है। आइए, मैं रुक गया बेटा, नहीं रुका मनीषा। हाँ भाई, विजिबल हूं सबको, एवरीबॉडी सेइंग कि हाँ भी रुक गया। बाकी बताइए प्लीज मुझे। निकू ओके, हाँ जी। पार्थ भुवन ठीक है, ठीक हूँ, रुका तो नहीं हूँ, देखो देखो झिलमिल हो रहा हूँ। ओके सही है, चलिए अब सुनो भाई लोगों, बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन लिखना होता है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं तो तुम्हें आइडिया रहे। मान लो क्वेश्चन नंबर 8B या 8A की बात कर लेता हूं। एग्जाम में ये दिसंबर 24 में आया हुआ क्वेश्चन है,
मैं पहले केस स्टडी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है? ओके सर, नहीं सर स्मूथ चल रहा है, ओके बात ठीक है, ओके सही है भैया, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था केस स्टडी में, 7 नंबर का क्वेश्चन ये वाला, 7 नंबर का ये वाला, और ऐसे ही बाकी 7 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें से एग्जांपल ये क्वेश्चन पिक कर लिया, 7A में पिक कर रहा हूँ आज वाली क्लास के अंदर, 8B 8A दोनों पिक करने वाला हूँ ताकि तुम्हें आइडिया मिले। एक बात समझो सबसे पहले, अब सुनो बात ध्यान से, एक भी लाइन मिस मत करना मेरे भाई, ध्यान रखना, बहुत जरूरी लाइन आपके पास में। सबसे पहले हमारे पास में आता है कि सर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, हमारे एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं भैया, पक्का मिलेंगे, 200% मिलेंगे, ध्यान रखना। अब कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन हो बेटा, उसकी शुरुआत जो होती है ना, वो हमेशा एक स्टोरी के साथ में होती है, हमेशा एक स्टोरी के साथ में क्वेश्चन की शुरुआत होती है। वो स्टोरी आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि वो केस स्टडी नहीं पूछ रहा, वो केस स्टडी के अंदर उसकी पार्टीज के नाम बदल देगा, अमाउंट बदल देगा, स्टोरी बदल देगा, क्वेश्चन देगा। तो लेट्स सपोज जब भी कोई केस स्टडी क्वेश्चन होता है बेटा, देख करना, वो क्वेश्चन के अंदर पहले स्टोरी मिलती है, पहले स्टोरी मिलती है और लास्ट में आपसे पूछा जाता है आंसर। तो याद रखना, इससे जो लास्ट का पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट कराता है स्टोरी वाला पार्ट, और लास्ट में जब पूछते हैं ना, एनालाइज द सिचुएशन एंड डिस्कशन, एग्जांपल सेम क्वेश्चन देखो आगे, जो लास्ट में आपसे पूछता है उसे बोलते हैं फैक्ट का आंसर। मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमेशा लास्ट में दी जाती है केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर। अब मुद्दा क्या है, इसको डील कैसे करोगे, आओ बात करते हैं। तो भैया पैटर्न के अंदर 4 पैराग्राफ है, किसी भी आंसर को बनाने के लिए पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 एंड 3 एंड 4। 4 पैराग्राफ कौन से हैं? फर्स्ट पैराग्राफ को मैं बोलता हूं जिसके अंदर हम लिखते हैं, अब मैं कॉमन लाइन कौन सी बताने वाला हूं कि आंसर में कौन सी कॉमन लाइन यूज करोगे, आंसर में अपना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कब लिखोगे, आंसर में प्रोविजन कैसे जोड़ोगे, 3 बातें। उसके बाद एग्जांपल कैसे बनाओगे, एग्जांपल के लिए पैटर्न में एनएससीआर सिखाने वाला हूं। ऐसी केस स्टडी लिखनी है, अगर केस लो क्वेश्चन है और कोई केस स्टडी हमें याद आ गई तो केस लो कैसे लिखोगे और कंक्लूजन कैसे लिखोगे, 4 पार्ट डिवाइड कर रहा हूं। तो पहला पार्ट हमारे पास बनता है बेटा, सुनना, द फर्स्ट पार्ट इज, आप लिखते हो इसमें अपना फैक्ट, आप लिखते हो इसमें अपना प्रोविजन, और आप इसमें लिखते हो प्रोविजन का डिस्क्रिप्शन। तो फैक्ट, प्रोविजन, प्रोविजन का डिस्क्रिप्शन फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। उसके बाद में आप लिखोगे अपना एग्जांपल, एग्जांपल के लिए पैटर्न है एनएसएआर। अगर आपको एग्जांपल याद नहीं भी है तो क्वेश्चन को देख के आप अपना एग्जांपल बना सकते हैं। नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 बनता है बेटा हमारे पास में, P3 बनता है, अगर कोई केस स्टडी है और केस लो आपको याद आया, अगर याद आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके लिए पैटर्न दिया हुआ है एनएसएआर, एनएसपीसी, नेम स्टोरी प्लेंटिव को जजमेंट। क्योंकि सभी जितने भी केस स्टडी हैं, कितने भी केस लॉस हो चुके हैं, उन सब में 4 चीजें कॉमन है भाई। पहली चीज नेम, सेकंड चीज क्या स्टोरी थी, थर्ड चीज प्लेंटिव किसने केस फाइल किया, थर्ड है कोर्ट जजमेंट। ये 4 चीजों से मिलकर कोई भी देश का केस स्टडी बनता है। दुनिया भर के अंदर कितने भी केस लो, वो सारे केस लो इन्हीं 4 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट आएगा P4, P4 इज कॉल्ड कंक्लूजन। कैसे लिखोगे, कंक्लूजन में कौन सी लाइनें लिखी जाएगी, फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन, थर्ड कौन सी लिखी जाएंगी, आओ बात करते हैं। तो लीजिए गाइस, सबसे पहले बात करता हूं मैं P1 की। P1 को मैंने 3 स्टेप फॉर्मूला में डिवाइड किया है। अब सुनो बात ध्यान से, जैसे ही कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के साथ में आपको 3 चीजें करनी है। 1 बाय 1 आ रहा हूं। मेरा पहला कदम चल रहा है भैया, अगर हमें एग्जाम में मैं 1 बाय 1 प्रॉब्लम लूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोगों की होती है कि सर किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और हमें याद नहीं आ रहा कि उसका प्रोविजन कौन सा है, उसका आंसर क्या होगा। तो आज से और अभी से एक हैबिट डाल लो कि भैया एसीपी, एसीपी, एसीपी क्या है सर, एसीपी इज ए टॉपिक पैटर्न कि एक्ट, ए फॉर एक्ट, सी फॉर चैप्टर और पी फॉर प्रोविजन। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है कि हमें आंसर नहीं समझ में आ रहा, प्रोविजन मिक्स हो जा रहे हैं, तो आज के बाद एसीपी अप्लाई करोगे, पहला पार्ट। उसके बाद में आओगे P4 वाले पार्ट पे, सर अप्लाई करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। सुनो स्टेप नंबर 1, अब भाई क्वेश्चन पढ़ता हूं, एग्जांपल सुनना। तो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ते तुम्हें पहला काम करना है कि उसका एक्ट कौन सा है, नंबर 1। कुछ क्वेश्चन में एक्ट दिया मिलता है बट कुछ में कोई एक्ट नहीं मिलता। नंबर 2, एक्ट के बाद में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था, चैप्टर आना चाहिए। चैप्टर के बाद कौन से प्रोविजन, मतलब कौन से टाइप में पढ़ा, ऑफर टाइप में पढ़ा, रूल पढ़ा, कहां पढ़ा, उसके अंदर आएगा। तो जैसे आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, करके दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, अभी बस ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में पहला स्टेप आता है, एग्जाम के अंदर सबसे पहली आंसर की लाइन क्या होगी। तो आज के बाद कॉमन लाइन दे रहा हूं, द कॉमन लाइन इज, सबसे पहले अगर आपको सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। क्या बात कर रहे हो, हाँ। अगर एग्जाम में किसी प्रोविजन का सेक्शन याद नहीं आ रहा, गलत मत लिखना, उससे बेटर है आप वहां पर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन या एज पर द प्रोविजन वाली लाइन। तो सुनना ध्यान से, आंसर की पहली लाइन क्या होती है,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अगर सेक्शन याद आया तो सेक्शन, अदरवाइज द फर्स्ट लाइन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जिस एक्ट का क्वेश्चन होगा उसका नाम, विच डील्स विद। अब यहां पर ये फर्स्ट लाइन हमेशा कॉमन रहेगी। ये आपका आंसर लिखना सिखा रहा हूं, ये मत छोड़ दो, यहां देखो, इस साइड देखो, फोकस करो खाली, इस बॉक्स को देखना आपको खाली। तो आपके आंसर की फर्स्ट लाइन विल ऑलवेज बी द लाइन ऑफ द सेक्शन और लाइन ऑफ द प्रोविजन। एग्जाम में सेक्शन याद आया तो ठीक है, नहीं भी याद आया तो आप उसका प्रोविजन का आंसर लिखोगे। फर्स्ट लाइन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन या एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नंबर 1। सेकंड लाइन क्या होगी? लाइन नंबर 2 में आपको लिखना होता है बेटा अपना मेन आंसर, या मतलब डायरेक्ट रिप्लाई टू द क्वेश्चन। आई कैन यूज द वर्ड, अभी जो क्वेश्चन हम देखेंगे उसके लास्ट में जो पूछा जाता है, सुनो, आपके आंसर की फर्स्ट लाइन प्रोविजन सेक्शन लाइन होती है, सेकंड लाइन विल ऑलवेज बी द लाइन जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा। जो लास्ट में लिखा होता है ना, स्टेट ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ अडॉप्टिंग चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट, पूछा गया भैया ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज हुआ, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बताओ। तो इधर सेकंड लाइन जो लास्ट लाइन होती है, दैट इज द आंसर, उसका आंसर आपको सेकंड लाइन में लिखना होता है। ये रहा लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 कैसे लिखना होता है, सुन लो ध्यान से बात को। फर्स्ट लाइन पूरी हुई, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 13। अब यहां से इन द प्रेजेंट केस, ये वर्ड जो लिख रहा हूं ना ब्लैंक स्पेस छोड़ के, ये कॉमन वर्ड है बेटा, ये कॉमन वर्ड है। इन द प्रेजेंट केस विल ऑलवेज बी यूज इन द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट से केस। ब्लैंक स्पेस में क्या लिखोगे? यहां पे लिखा जाएगा मेन आंसर बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट। जो क्वेश्चन ने पूछा वो आप लिखते हो लाइन नंबर 2 के अंदर। तो फर्स्ट लाइन विल बी द कॉमन लाइन, सेकेंड लाइन विल बी द मेन आंसर लाइन, लिख के सिखाऊंगा नंबर 3। अब तीसरा पार्ट क्या होगा, आपके फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन क्या बनेगी? थर्ड लाइन विल बी जो प्रोविजन आपने पढ़ा उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आओ बात करता हूं, दिखाता हूं सर, लिख के दिखाओ ना, जरा बेटर रहेगा। चलिए लिख के दिखाऊं, चलो बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन एंड वी राइट द आंसर। ओके, लेट्स सपोज ये मेरा पेपर है और मुझे अपना आंसर लिखना है, ठीक है? ये मेरा पेपर और ये मेरा आंसर। तो लीजिए भैया, मैं अपने आंसर का फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है? अब फर्स्ट लाइन क्या होगी, सुनो ध्यान से बात को। आपके आंसर की फर्स्ट लाइन होगी एज पर दिस सेक्शन, याद आया? सेक्शन याद नहीं आया तो यू कैन रिप्लेस द वर्ड विद प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन ऑफ। जो भी एक्ट का नाम होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। फर्स्ट लाइन इज एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब एग्जांपल मान लो, मैं अगर कंपनी का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आंसर है कंपनीज एक्ट। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कॉमर्शियल लॉ का तो वहां पे मेरा आंसर आएगा एक्ट वाला नाम, ठीक है? हाँ जी, हाँ लिखो अंजलि, लिखो मेरे साथ में, लिखो बेटा मेरे साथ में लिखो आप लोग। मैं क्वेश्चन पढ़ूं, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन की बात कर ली जाए, एक क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बी की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बी की बात कर रहा हूं, पढ़ना मेरे साथ में, चेक करो एसीपी क्या है। First question is the management of Ambika Properties Limited had decided to take up the business of the chemical processing activity because of the downward trend in real estate business. कहानी है भैया, अंबिका प्रॉपर्टीज लिमिटेड के अंदर डिसीजन लिया गया कि भैया जो बिजनेस है केमिकल प्रोसेसिंग का वो डाउन जा रहा है, इसलिए बिजनेस चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। चेक करना, ये लोग बिजनेस बदल रहे हैं, केमिकल प्रोसेस एक्टिविटी से चेंज कर रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर। कैन यू प्लीज टेल मी, एक बिजनेस अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है तो क्या यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज के ऑल्टरेशन की बात आएगी नहीं आएगी? पहला क्वेश्चन आएगी सर। नंबर 2, देयर इज नो प्रोविजन इन द ऑब्जेक्ट क्लोज एमओए ऑफ टू अनेबल द कंपनी टू कैरी ऑन सच बिजनेस। वो कह रहा है कंपनी के एमओए में लिखा ही नहीं है कि मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने के लिए कोई प्रोविजन यहाँ पे है ही नहीं, कोई प्रोविजन दिया ही नहीं है। आगे बढ़ता हूं, कह रहा स्टेट विद द रीजन वेदर ऑब्जेक्ट क्लोज कैन बी अमेंडेड। कह रहा रीजन दो, क्या कोई कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है? तो भैया क्वेश्चन की लाइंस ने बोला कि एक कहानी है, एक कंपनी है, कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ वो चेंज कर पाएगी नहीं कर पाएगी? आगे आता हूं, अब बताओ ना, अप्लाई करो, चेक करो क्वेश्चन में एक्ट का नाम क्या है, एसीपी। एसीपी इज ए पैटर्न टू रिकॉग्नाइज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। टेल मी एक्ट कौन सा है बेटा, जवाब दो मुझे, इस क्वेश्चन में एक्ट कौन सा है? पहली बात तो लिखा हुआ है, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड रहेगा। कौन सा आएगा सर? पहला आंसर आएगा, हम पहचानेंगे एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 13, कंपनीज एक्ट 2013। चैप्टर भैया बताओ, चैप्टर कौन सा था? सर हम पढ़ के आए एमओए एंड एओए, याद आया? चैप्टर नेम इज एमओए एंड एओए। उसके बाद प्रोविजन का नाम कौन सा है? प्रोविजन है सर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, याद आया?
प्रोविजन नेम इज ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। ये लिखना नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए एग्जाम के टाइम में, रिकॉग्नाइज, ये प्रैक्टिस टाइम में काम आएगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए में सर ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। अब देखो भैया, एसीपी वो एड्रेस है जो किसी क्वेश्चन के आंसर तक तुम्हें पहुंचाएगा। कंपनी, चैप्टर और प्रोविजन, ठीक है। अब बात करता हूं, सुनो 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 सुनो, बात करें। चलिए बताइए, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो व्हाट विल बी माय फर्स्ट लाइन? माय फर्स्ट लाइन विल बी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। अगर सेक्शन याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, यू कैन यूज द वर्ड अकॉर्डिंग या एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 13 लिखूं। आओ लिखते हैं फर्स्ट लाइन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। ये है मेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है। What will be the second line? Second line will always be the answer. क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो आपका आंसर है। क्या पूछा गया है? रीजन के साथ बताओ कि कंपनी अपना ऑब्जेक्ट अमेंड कर पाएगी। नंबर वन, स्टेट ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ अडॉप्टिंग चेंज ऑब्जेक्ट क्लोज। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज होगा तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो बताओ भैया, क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, क्या एक कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है, यस और नो? क्योंकि याद रखना, आंसर की सेकंड लाइन हमेशा वही होती है, हमेशा वही होगी जो पूछा गया है। बताओ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताओ, क्या ये कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर पाएगी, हाँ या ना? हाँ या ना? कर पाएगी नहीं कर पाएगी? कर पाएगी सर, रिप्लाई करो मुझे। प्रज्ञा, भुवन, शालीन, अंजलि, राधिका, आज टाइम लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझेंगे चीजों को कैसे लिखना होता है एग्जाम के अंदर। वेरी गुड, कंपनी कैन चेंज ऑब्जेक्टिव कंपनी बाय अप्लाइंग, वेरी वेरी गुड, बहुत बड़े छुई मुई, लाजवाब छुई मुई, अरे वाह, शाबाश, क्लोज कर सकते एग्जैक्टली। तो लिखे, आओ बताना भैया, एज पर द जो पैटर्न है उसमें सेकंड लाइन क्या बनेगी? फर्स्ट लाइन तो हमने लिख दी, सेकंड लाइन क्या बनती है? स्टेप नंबर 2, इन द प्रेजेंट केस ब्लैंक स्पेस में लिखना है कि कंपनी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो लिखो, आंसर में लिखेंगे एज पर द कंपनी 13। लाइन नंबर 2 लिख रहा हूं, ब्लू से लिखता हूं, ठीक है। ब्लू मतलब जो आंसर की लाइन है, लिख रहा हूं द, कौन सी कंपनी है? इन द गिवन केस आई कैन यूज द वर्ड इन द गिवन केस या गिवन सिचुएशन, इन द गिवन, इवन गिवन केस आई कैन यूज द वर्ड गिवन सिचुएशन। क्या पूछा मैंने? कंपनी, क्वेश्चन मैंने नहीं, क्वेश्चन ने क्या पूछा? या कर पाएगी, तो लिखो अंबिका प्रॉपर्टीज लिमिटेड, अंबिका प्रॉपर्टीज लिमिटेड कैन ऑल्टर, या आई कैन यूज द वर्ड, जो वर्ड यूज है क्वेश्चन में, कैन अमेंड द ऑब्जेक्ट क्लोज, the object clause of memorandum of association, object clause of memorandum of association कैसे कर पाएगी? लाइन नंबर 2, फर्स्ट लाइन विल बी द कॉमन लाइन, ये है हमारी कॉमन, सी फॉर कॉमन लाइन। लाइन नंबर 2 इज अवर फैक्ट लाइन, फैक्ट का आंसर कि कर पाएगी नंबर 2। बट क्वेश्चन ने और क्या पूछा? बोला भैया कैसे कर पाएगी, रीजन दो कैसे कर पाएगी, है ना। हाँ यदि बेटा यहाँ पे थोड़ी होगा, तो सीएमए वाला इंटर वाला पार्ट कराना लायक, वो फाउंडेशन में कराऊंगा कम्युनिकेशन, ठीक है। आओ बात करो, आगे बढ़े। अब बताओ आगे नेक्स्ट लाइन क्या होगी? लाइन नंबर 3, लीगल प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन। अब बताओ भैया, ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में अगर मुझे यहाँ डिफाइन करना है तो ऑब्जेक्ट क्लोज के ऑल्टरेशन में क्या पढ़ा था? क्या ऑब्जेक्ट क्लोज के ऑल्टरेशन में क्या पढ़ के आए हो? कंपनी को क्या पास करना पड़ता है? क्या कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? इज इट स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड? क्या अप्रूवल ऑफ सीजी चाहिए? याद करो प्रोविजन, हाँ या ना? याद करो प्रोविजन, यस सर, यस सर, याद, हाँ हमें याद आ रहा है सर, या क्या एसआर पास करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, तो लिखा एज पर द प्रोविजन, यहां पर लिखोगे प्रोविजन का नाम कि यस सर, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 13 कंपनी नीड्स टू फाइल, नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। आगे लिखा है दिस प्रोविजन स्टेट। अब यहां पे देखो लिखना है आपको क्या आंसर का मेन पॉइंट, तो देखो दिखाता हूं एक साथ क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तुम्हें दिखाता हूं ताकि तुम्हें आइडिया मिले। लिसन टू मी गाइस, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे पास में 7 नंबर वाला, पूछा ये था। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा मैंने, देखो पैराग्राफ नंबर 1 में लिखना होता है लीगल प्रोविजन, मेन आंसर, प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन। तो व्हाट पढ़ना? एज पर सेक्शन नंबर 13। अगर सेक्शन याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिखोगे एज पर प्रोविजन 13 ए कंपनी कैन ऑल्टर ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम। अगर यहां पर हमने लिखा कंपनी तो आई कैन ऑल्सो यूज द वर्ड कंपनी का नाम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ अंबिका प्रॉपर्टीज लिमिटेड। यहां क्या लिख सकता हूं? इसको मैं वर्ड रिप्लेस कर दूंगा प्रोविजन के साथ, अगर सेक्शन याद नहीं है तो। आगे पढ़ना, कर पाएगी मेमोरेंडम को ऑल्टर करके बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, और जितने भी प्रोसीजर को फॉलो करके। चेक करो फर्स्ट कॉमन लाइन, लाइन नंबर 2 इज द फैक्ट की लाइन। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं।
अब तीसरा पार्ट क्या लिखना था हमको, इन द प्रेजेंट केस। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, बोला अंबिका प्राइवेट प्रॉपर्टी लिमिटेड वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इस तरह के पूरा क्वेश्चन की लाइन आप पिक करोगे। पार्ट नंबर 2, पूरे क्वेश्चन की लाइन यहां पर आप पिक करोगे कि भैया अंबिका प्रॉपर्टी लिमिटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, वो चेंज करना चाहती थी, क्या लिखा हुआ है सर, इट दैट इज नॉट कवर्ड। क्या होगा, अब ये करना चाहती है बट कैसे होगा, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्ट अमेंड करने पड़ेंगे। आगे बढ़ता हूं। अब बताओ ना भैया, ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर आपने क्या पढ़ा था, अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। सुनो, ये था काला जादू हो गया क्लास हाँ जी गाइस, am I audible now? अब ठीक है। हाँ अब बताओ क्या ठीक है, बोलो 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 बोलो। अब ठीक है, हाँ आ गया मैं फिर से। अब ठीक है, चलिए अब सुनो बात ध्यान से। जैसे ही तुमने एक फर्स्ट कॉमन लाइन लिखी, सेकंड तुमने क्वेश्चन का आंसर लिखा, अब मुझे बताओ क्या इस प्रोविजन को मैं ब्रीफिंग दे सकता हूं, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अगर नहीं करती तो क्या होता है बता रहा मुझे। कोई कंपनी अगर अपने पास में, आपने पढ़ा था, कोई कंपनी अगर अपने पास में ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है और ऑब्जेक्ट चेंज किए बिना अगर बिजनेस कंटिन्यू करती है तो क्या अलाउड है क्या, या उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहा जाएगा, बताओ। क्या उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलोगे नहीं बोलोगे, सर बोलेंगे। तो याद रखना, जैसे ही फर्स्ट पॉइंट को सेकंड डिफाइन करते हो, उसका थर्ड लाइन विल बी, यहां जो लाइन लिखोगे थर्ड वाली, दिस लाइन विल बी डिस्क्रिप्शन, ए शॉर्ट ब्रीफिंग ऑफ द प्रोविजन। तो क्या लिखूंगा, लिखो, इफ द कंपनी, if the company company wishes to continue its business with new objective, without amendment, या without amending the object clause, या without altering the object clause। याद है क्या होता है, अगर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, लिखो, it will be termed as ultra virus act। इट विल बी टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। और बताना मुझे, जो अल्ट्रा वायरस एक्ट होते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या वो एक्ट अलाउड होते हैं, वॉइड होते हैं, बताइए, लिखो, विच इज वॉइड, विच इज वॉइड। तो भैया एक बात बताओ, फर्स्ट पैराग्राफ को मैं चाहता तो मैं इतना भी लिख सकता हूं, तो 3 पार्ट में। फर्स्ट कॉमन लाइन, सेकंड लाइन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट, जो क्वेश्चन ने पूछा, थर्ड लाइन विल ऑलवेज बी द लाइन जो प्रोविजन का आंसर है। और सिर्फ यहां क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन विल ऑलवेज बी द लाइन। फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का मेन प्रोविजन, सेकंड लाइन क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर 2 फैक्ट बोलते हैं उसको, थर्ड लाइन उस प्रोविजन का डिस्क्रिप्शन, वो प्रोविजन डिस्क्रिप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं। तो लेट मी शो यू, यही पार्ट जो मैं दिखाता हूं इसके अंदर में, लिसन टू मी, देखो दिखाता हूं। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ठीक है, आगे बढ़ू, चले आगे बढ़े। अब आया नंबर किसका हमारे पास में, जैसे ही आपका फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखोगे, चेक करना, फर्स्ट पैराग्राफ लिखोगे, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 किससे बनता है। आपने एग्जाम में ध्यान रखना यार, लॉ के अंदर ना किसी कहीं पे पढ़ा तुम लोगों ने कि लॉ में एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, अलाउड है भाई, लॉ में एग्जाम्पल हमेशा अलाउड है। पिंक वाला रीड कर दूं बेटा, वो मैंने लिखा अलग से बेटा, यू कैन कंटिन्यू दिस, ठीक है, ये मैंने लिखा, इफ द कंपनी wishes to continue the business with new objective without with which amendment of the amending the object clause, without amending the object clause, it will be termed as ultra virus act, and which is void। remember, मैंने short में लिखा, state लिखा provision। ओके, यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब, ये डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, याद रखना, ये से नहीं कर पाओगे बट ये लिख पाओगे। ओके, आगे बढ़ू, चलें आगे आते हैं। अब आया पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 क्वेश्चन के अंदर मेरा सेकंड पैराग्राफ क्या बनेगा, अब आएगा भैया पैराग्राफ नंबर 2 इज कॉल्ड एग्जांपल। तो एग्जांपल ही वो जरिया है बेटा जिसकी हेल्प से आप अपने आंसर की लेंथ को बढ़ाएंगे। ओके, एंड यू आर अलाउड टू राइट एग्जांपल, याद रखने बात। चले यस यस लिखते हैं, तो लिखते हैं हेडिंग बनाना, एग्जाम में हेडिंग जरूर बनाना बेटा, हेडिंग आपको नंबर दिलाएंगी, ध्यान रखना। एग्जाम की सेगमेंटेशन बनाओ ना यार। अब थिंक अबाउट, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा
तो इसके नंबर 7 नंबर मिलेंगे मुझे, नहीं। आंसर्स के अंदर नंबर डिवाइड हो, मार्क्स डिवाइड होते हैं कि 7 नंबर इसके नहीं मिलने वाले, बट एक पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है, वो बात करते हैं। अब बताओ ना यार, मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा एग्जाम में, तो आई एम हैविंग ए पैटर्न कॉल NSAR। किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर अगर आप उसकी केस स्टडी का उसमें पार्टी के नाम, नेम बदल दोगे, स्टोरी मतलब जो पूछा गया वो बदल दोगे, और अपना क्या करोगे, अमाउंट बदल दोगे और रिजल्ट सेम रखोगे, विच कैन से नाम बदल दो, स्टोरी बदल दो। स्टोरी मतलब अगर किसी ने बोला एग्जांपल मान लो, मैं ये सेम क्वेश्चन होता, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता और वहां लिखा होता घर बेचने की बात हो रही है, आई कैन यूज लैपटॉप, रिमेंबर, मैं मल्टीपल आइटम यूज कर सकता हूं। तो स्टोरी का मतलब होता है पार्टी जिस कहानी की बात करी है वो नाम बदल दो। जैसे इसमें बड़ा केमिकल बिजनेस से रियल एस्टेट में जाना चाहती है। माय एग्जांपल इज पार्टी नेम इज COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, रिमेंबर बात कर रहा हूं, COC एजुकेशन लिमिटेड ने बिजनेस किया एजुकेशन वाला, रिमेंबर, नाम बदल दिया एजुकेशन से, अब ये अपने पास टेलीकॉम सेक्टर में शिफ्ट होना चाहती है। तो अगर मैंने नाम बदल दिया, मैंने स्टोरी बदल दी, नाउ प्लीज टेल मी क्या क्या क्वेश्चन सेम रहा, एग्जांपल क्वेश्चन सेम रहा? नहीं, क्वेश्चन की हेल्प से मैंने अपना एग्जांपल लिखना सीख लूंगा। आओ दिखाता हूं, लिसन टू मी गाइस, दिखाता हूं एग्जांपल में कैसे लिखते हैं। एग्जांपल का बेस्ट तरीका है NSAR, ये सारे पैटर्न मैंने बनाया, NSAR, नेम, स्टोरी, अमाउंट और रिजल्ट। याद रखना, नेम बदल दो, जैसे नेम चेंज करोगे, जैसे स्टोरी चेंज करोगे, अगर अमाउंट है तो अमाउंट चेंज करोगे, बट रिजल्ट मतलब प्रोविजन सेम रखोगे, क्योंकि एग्जांपल में आपको बताना पड़ता है ना भैया कि ये हुआ, रिमेंबर, प्रोविजन सेम, बाकी 3 आइटम चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा एग्जांपल बदल जाएगा। लेट्स सपोज क्वेश्चन किसके ऊपर था, क्वेश्चन था अंबिका के ऊपर, चेक करना पड़ना। मेरा एग्जांपल है सपोज विजन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने क्या किया चेक करना, मैंने पहले बदला नेम, नेम के बाद में मैंने अपने पास में रियल एस्टेट से मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली, मतलब मैंने यहां वहां जो उसने वर्ड यूज किया उसके मीनिंग को बदल दिया, मीनिंग बदल दिया। तो नेम चेंज, स्टोरी चेंज। आगे क्या हुआ, लेकिन देखना लिखा ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ भी मेंशन नहीं था मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, मैंने बात बदल दी। आगे बढ़ना, इसके क्या, अब इसको आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट, मतलब आपको सेम देना पड़ेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता विदाउट ऑल्टरिंग दी MOA। तो क्वेश्चन पढ़ना, which will amend it MOA to include the new object only after doing so can be lawfully proceed with the new business activity, the result remain the same, that means called amendment of object clause is mandated to start a new business not mentioned in MOA। अब ये मैंने आपको दिया सजेस्टेड आंसर वाला पार्ट, लिख के दिखाऊं, आओ लिखते हैं। अब इसे हम लिखते हैं COC के नाम से, ठीक है, बात करते हैं। लिखो लिखो लिखो, फर्स्ट इज नेम लिखोगे, लिखो COC एजुकेशन, COC एजुकेशन लिमिटेड, एजुकेशन लिमिटेड, लिखो wishes to shift its business of education, educational services to manufacturing services, to manufacturing of mobile phones, नाम बदल दिया, स्टोरी बदल दी, जैसे मैंने बदला नीचे स्टोरी बदल चुकी, आगे पढ़ना। हाँ जी, टू मोबाइल फोन्स। अब बताओ, विदाउट चेंजिंग, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ क्वेश्चन की लाइन को उठा रहा हूं, उसके नाम बदल रहा हूं। लेट्स मी शो यू, दिखाता हूं। जो क्वेश्चन था अंबिका वाला, इफ यू रियली वांट टू चेक, अगर मैं अंबिका का नाम बदल दूं, या बिजनेस बोला किसना, केमिकल टू रियल एस्टेट, मैं बदल रहा हूं एजुकेशन टू मैन्युफैक्चरिंग। आगे ये लाइन सेम उठा लो, यहां से उठा ली, आगे बढ़ता हूं। आगे कह रहा पढ़ना, लिखो आगे, कहां गया ये रहा, एक सेकंड बेटा, कहां गया भैया, दिस इज द पार्ट, ये रहा, हाँ लिखो। अब बताओ, विदाउट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज इन MOA। अब देखो यहां पे, अब ये तो मैंने लिख दिया यहां पर, बट एग्जाम्पल में तो आंसर देना पड़ेगा ना कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर है नहीं, तो लिखो द कंपनी। आप मल्टीपल पेन मत यूज करना, मैं इसलिए यूज करता हूं कि तुम्हें दिखा सकूं कि कॉमन लाइन कौन सी है, प्रोविजन कौन सा है, दिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। लिखो, द कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट amending the object clause
Hence, COC Education Limited should pass special resolution in general meeting. और एज यू नो गाइस, आई कैन ऑल्सो एक्सटेंड द आंसर, क्योंकि मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए एटलीस्ट 75% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए, रिमेंबर, बट आई कैन क्लोज द आंसर हियर ऑल्सो. तो ये बन गया भैया पैराग्राफ नंबर 1, ये बन गया पैराग्राफ नंबर 2. पैराग्राफ नंबर 1 में क्या तरीका बना हमारे पास में, सिंपल सी बात, फर्स्ट कॉमन लाइन, सेकंड इज फैक्ट का आंसर जो पूछा क्वेश्चन ने, थर्ड उस फैक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है. उसके बाद एनएससीआर में क्या गया, मैंने क्वेश्चन क्या उठाऊंगा, नाम बदल दूंगा, स्टोरी बदल दूंगा, और उसके बाद में जो प्रोविजन है वो सेम रखूंगा. प्रोविजन सेम क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में लिखा. नंबर 2 क्लियर है. तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्लियर है. पार्ट 1 P1 P2 क्लियर है बेटा, क्या P1 P2 क्लियर है? पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 इज इट क्लियर? हाँ सर, एग्जाम में रियल कंपनी लिख सकते हो, और बात किसने मना किया बेटा? यस, एग्जाम में मैंने रियल ही तो लिखा. हाँ जी, हाँ क्रिश कराऊंगा, डोंट वरी, कराने वाला हूँ, डोंट वरी, वो बताने वाला हूँ कि एग्जाम में स्टेट वाले कैसे करते हैं, ये बता रहा हूँ इसके बारे में. आगे बढ़ो भाई, 1 2 3 ABC, ठीक है, P1 P2 हो गया. अब आता हूँ P3 के ऊपर. तो P3 फॉर्मेट क्या बोलता है? P3 फॉर्मेट कहता है भैया, एग्जाम में आपको थर्ड हेडिंग बनानी होती है केस लॉज की. ये मेरा पैटर्न बनाया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ. P1 में बताता हूँ 3 बातें, ठीक है. सेकंड वाले में एनएससीआर एग्जांपल वाला हेडिंग. थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर में क्या लिखोगे, केस लो. अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें केस लो याद है, तुमने पढ़ा, एज यू नो गाइस, सुना ध्यान से बात को, लो में हमारे जो केस लो दिए हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने, वो हर जगह नहीं दिए, हर प्रोविजन में नहीं दिए, कुछ कुछ प्रोविजन पे केस स्टडीज दिए हैं. तो केस लो जो इंपॉर्टेंट है वो दिए गए हैं आप लोगों को, और वो पढ़ने हैं. अब याद करो, सेम केस लो यहां पर है, याद करो, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिच, याद है? ये केस उसी के रिगार्डिंग था जब ऑब्जेक्ट क्लोज करने की बात आई थी, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करने की बात आई थी. रिमेंबर कि कंपनी जनरल कॉन्ट्रैक्टर से शिफ्ट करके कर रही है भैया, सॉरी, कंपनी मैं अपने पास मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से शिफ्ट होकर जनरल कॉन्ट्रैक्टर में जाने की कोशिश कर रही थी, रिमेंबर, रेलवे के रिगार्डिंग. तो क्वेश्चन ये है, अगर कोई केस स्टडी याद आया, तो केस स्टडी 3 तरीके से बनता है, याद रखना. कौन सा? पहला सुनना, नेम दिया मिलेगा, आपको नाम लिखना है, नेम. एस फॉर स्टोरी, स्टोरी इज अलाउड, याद रखना. लो में 2 चीजें आप अपने सेंटेंस में लिख सकते हो, लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, बना के नहीं बोल रहा हूं. सेंटेंस आपके हो सकते हैं, एक तो है एग्जांपल वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका स्टोरी पार्ट ऑफ केस लो. बट यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द केस, यू कैन नॉट चेंज द प्लेंटिफ नेम, किसने केस फाइल किया, एंड इवन यू कैन नॉट चेंज द कोर्ट जजमेंट, याद रखना बात को, आप उसे भी चेंज नहीं कर सकते हो. तो बात क्या थी, पढ़ना क्या पढ़ा था, केस का नाम क्या था, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिच, याद है, एंड इज नेम. एस फॉर स्टोरी क्या पढ़ना, कह रहा भैया, a company formed to manufacture railway carriages attempted to finance a railway construction project, an activity not listed in MOA. कंपनी का मेन काम था भैया कैरेज वाला, रेलवे कैरेज वाला, रिमेंबर. बट कंपनी रेलवे को फाइनेंस करने वाले बिजनेस में उतर गई बिना अपने ऑब्जेक्ट को चेंज किए. ये केस में हुआ था, याद है, इस केस में हुआ था. तो क्वेश्चन स्टोरी क्या बनी कि उसने ऐसा किया था. तो क्वेश्चन ये आया, क्या ये अलाउड था, आंसर इज नो. तो बाद में उसने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किया था, वो डीलिंग इस बेस के ऊपर मना कर दे, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी भाई, क्योंकि सिंपल सी बात, मेरा काम किसका, फाइनेंस वाला है. तो यहां पर रिच जो था हमारे पास में, उसने उस पे केस फाइल किया था. एपी इज कॉल्ड प्लेंटिफ. किसने केस फाइल किया? टेल मी गाइस, कोर्ट का जजमेंट किसके फेवर में गया था? कोर्ट का जजमेंट, एनएसपीसी, कोर्ट का जजमेंट इस केस में किसके फेवर में गया था? एनएसपीसी. सी फॉर कोर्ट जजमेंट. एंड यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन बाय यूजिंग द लाइन कोर्ट हेल्ड दैट, या कोर्ट डिसाइडेड दैट. कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था, बताना मुझे. कोर्ट ने कहा था भैया, ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे बिना ऑल्टरेशन, दैट मींस कम एज वायलेशन. क्या बोलता है? अल्ट्रा वायरस एक्ट. और अल्ट्रा वायरस एक्ट आर हेल्ड वॉइड, वो वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं. तो एनएसपीसी मतलब कोर्ट जजमेंट, एन इज नेम, एस इज स्टोरी, पी इज प्लेंटिफ, और सी इज कोर्ट जजमेंट. याद है? तो याद रखना बेटा, अगर एग्जाम में केस स्टडी याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप P3 छोड़ दोगे, सुन लो, क्योंकि तुम्हारा आंसर बिना P3 के भी बन जाएगा 7 नंबर का, याद रखना. बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर केस लो याद है तो केस लो का रेफरेंस जरूर देके आना 7 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. यहां पर आप चाहो तो स्टोरी वाले पार्ट को और भी एक्सटेंड, यू कैन एक्सटेंड.
आप इसे और भी बढ़ा सकते हो। क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बताया था स्टोरी क्या हुई थी प्रॉपरली, ठीक है। ओके, तो क्या पढ़ा था यहाँ पर बोला गया था अल्ट्रा वायरस एक्ट, और एक्ट क्या है, वॉइड होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोज से बियॉन्ड काम कर रहे हो, और अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड का काम करोगे दैट इज हेल्ड वॉइड, मतलब लॉ विल नॉट बी एनफोर्स सच एक्ट्स। याद आया? तो ये था आपका P3। तो P3 मतलब क्या है बेटा, आपको लिखनी होती है हेडिंग रिलेटेड केस स्टडी। तो एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूं तो क्या लूंगा, अब मेरा थर्ड हेडिंग क्या बनेगा, द थर्ड पैराग्राफ विल बी, नोट करता हूं, द थर्ड पैराग्राफ विल बी P3। P3 मतलब क्या है, आओ बात करते हैं। ये आपकी नोटबुक है, समझ लो, ये आपकी नोटबुक कर रहा हूं तरीके से, नोटबुक, ठीक है। तो एग्जाम में आपका पैरा, आप डब्बे में, आप बॉक्स मत बना के आना, मैं सिखा रहा हूं, खाली बॉक्स मत बनाना, लिखते रहना साथ साथ सिंपल से, ठीक है। आओ लिखो। तो P3 क्या लिखना है, अगर मुझे याद नहीं आ रहा केस स्टडी, तो केस स्टडी नहीं है तो ठीक है। अगर याद आ गया तो आई विल मेक ए हेडिंग दैट इज कॉल्ड P3 इज रिलेटेड, या इसी को बोलते हैं रेफरेंस केस स्टडी। और जिस तरीके से बेटा मैं आपके पास में हेडिंग्स बना रहा हूं, आपको भी एग्जाम में ऐसी ही हेडिंग बनानी है कि कौन सी केस स्टडी, रिमेंबर। तो केस लो, अगर नाम याद आया, चिन्हैया वर्सेस रमैया आपने पढ़ा, दुर्गा प्रसाद, तो किसी भी एक्ट में जहां केस स्टडी पढ़ी है, और अगर क्वेश्चन पढ़ते क्लियर हो यार ये केस स्टडी याद आ रही है, इसके अंदर याद है, तो जिससे याद करो ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाले पार्ट के अंदर में पढ़ा, रिमेंबर ना, टर्कवेंट रूल वाला केस। तो यार रॉयल ब्रिटिश बैंक और टर्कवेंट, तो केस स्टडी अगर याद है तो लिखो, नहीं याद है यू कैन स्किप दी P3 पार्ट। ओके, और बात करता हूं। तो यहाँ पे केस स्टडी था, कौन सा हमारे पास में, NSPC में लिखोगे, नेम, स्टोरी, प्लेंटिफ, को जजमेंट। नेम मतलब क्या है सर, केस का नाम क्या था, एशबरे रेलवे कैरिज कम एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। स्टोरी यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ऐसी स्टोरी यू कैन लिख लो, यू कैन राइट इन योर ओन सेंटेंसेस, इन योर ओन सेंटेंसेस, आप अपने सेंटेंस दे सकते हो, यू कैन नॉट चेंज द स्टोरी, स्टोरी में चेंज कर देना, आप सिर्फ सेंटेंस बदल सकते हो, याद रखना। ओके, पी क्या प्लेंटिफ चेंज होगा, नो, प्लेंटिफ विल नेवर बी चेंज। सी कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट भी चेंज नहीं होगा, तो याद रखना P3 विल ऑलवेज बी। और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर केस स्टडी लिखना सिखाया है, वो वीडियो संतोष कुमार COC चैनल पे अवेलेबल है, वहां प्रॉपर मैंने NSPC सिखाया हुआ है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। तो याद रखना P3 तब लिखना है अगर केस तो याद है, नहीं लिखना अगर याद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं। अब आया P4। P4 इज अबाउट बेटा कंक्लूजन। अब सुनो कंक्लूजन कैसे लिखना होता है। तो P4 इज कंक्लूजन, P4 इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो P1, P2, अब आता हूं P3 के ऊपर, P3 हो गया, P4 पे आता हूं, ठीक है। ओके, P4 पे आता हूं। पेन चेंज कर लू, क्या हो गया बेटा, कलर वाइज, कलर की वजह से बोल रहे हो, कलर की दिक्कत आ रही है, सो ये पूरा मैंने सिखाया, इसको अलग से करना है, अभी छोड़ो इसको, अभी पूरा पार्ट सिखाया हुआ पूरा पार्ट मैंने, वो अलग से वीडियो देखना कि NSPC कैसे लिखते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब आया कोर्ट का जजमेंट, भाई कैसे लिखोगे दिखाता हूं। तो P4 इज कॉल्ड कंक्लूजन, योर हेडिंग इन द आंसर, 4 हेडिंग, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड एग्जांपल, थर्ड केस स्टडी, फोर्थ बना कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड, you can also use the word observation, you can also use the observation, you can use the word result। इन हेडिंग वर्ड को यूज करना स्टार्ट करो, कंक्लूजन लिख दो, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कोई भी एक वर्ड चूज कर लो आंसर लिखने के लिए। माय प्रेफरेंस, माय फेवरेट इज कंक्लूजन, क्या आप कंक्लूड कर रहे हो अपने आंसर को, बट कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंक्लूजन को बहुत लंबा करके आते हैं, नो, कंक्लूजन आपको, अच्छा छोटा कर दू उसको पेंसिल को, ओके ठीक है, कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब कंक्लूजन में क्या होगा बताना मुझे। उसने पूछा भैया कि कैसे होगा, टेल मी व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज। अब लेट मी टेल यू, सुनो भाई ध्यान से, अगर मैं चाहता तो अपने P1 में ही लिख देता भाई, अगर सुनो कंपनी कर पाएगी चेंज नहीं कर पाएगी, आंसर दे दिया, बट चेक करो अगर मैं चाहता तो अपने अपने पैराग्राफ नंबर 1 में जो उसने पूछा है प्रोसीजर, क्या मैं वो भी यहां पर एड ऑन कर सकता था, हाँ या ना। द प्रोसीजर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज लिखा आप लोगों ने, क्या मैं इस लाइन के बाद में प्रोसीजर लिख सकता हूं बुलेट पॉइंट में 1 2 3 करके, हाँ या ना। क्या पैराग्राफ नंबर 1 में अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्लोज का ऑल्टरेशन का प्रोसीजर लिखना होता कि ROC को इंटीमेट करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, क्या वो भी लिख सकता हूं, यस और नो बताओ, यस और नो बताओ। और वहां हमने ये भी लिखा था, कोई कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है तो भैया अगर उसने कोई फंड, अगर मान लो मार्केट में इशू सिक्योरिटी इशू कर रखी है और पैसा अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, उसे वो फंड रिटर्न या तो रिटर्न रिफंड करना पड़ेगा या यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो डिट्टो याद करो,
क्लास में मैंने इसके ऊपर करीबन 5 से 6 पॉइंट लिखवाए थे ऑब्जेक्ट क्लोज के ऊपर। क्या वो 5 to 6 पॉइंट मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड कर सकता हूं? यस और नो? कर सकते हैं सर। तो जैसे आप इसमें ऐड करोगे ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका फर्स्ट पैराग्राफ बढ़ जाएगा। और चेक करो, एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिसमें नंबर काट सकते, क्योंकि आपने बना के नहीं लिखा, आपने एक सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखा और पूरा आंसर आपका यहाँ पे सेट होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ सकता हूं मैं? तो जहां पर आपका कंटेंट है, यू कैन एक्सटेंड द कंटेंट, एक्सटेंड द कंटेंट। आ गया हूं? हाँ सर, उसमें 3 पॉइंट फंड वाले भी थे। हाँ धरनाथ है बेटा, वो भी लिख सकते हो। यस, यू कैन राइट दी वर्ड प्रोसीजर, उसके बाद यू कैन यूज दी वर्ड एग्जाम्पल। तो सोचो ना ध्यान से, नॉर्मली इस प्रोविजन में अगर मान लो मैंने सब कुछ लिख दिया, मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई फिर केस स्टडी की, मुझे केस स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेरी लेंथ 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए मेरी लेंथ 1 से 1.5 पेज से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये मैं सोच रहा हूँ भर दो 5 पेज, नहीं, एक साइड का पेज और मैक्सिमम हाफ पिछले साइड का पेज का 25%, एक पेज पूरा और 1/4 दूसरे पेज का, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए आपके पास में। जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ के लो में एक्सटेंड मत करना कि नहीं मैं तो बढ़ा के लिखूंगा बीकॉम की तरह, ऐसा नहीं करना बेटा। हाँ, कंपनी ऑडिटर जनरल ओरिजिनल कैन नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट क्लोज विदाउट जनरेट ऑब्जेक्ट क्लोज स्पेशल में। यस, हाँ यस बेटा, यस और बस करेक्ट आंसर। ये मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं दे दूंगा पीडीएफ। ओके डोंट वरी, चले आगे बढ़े, आ गया हूं। अब आया P4 भाई, सुनना P4 में क्या लिखा, कंक्लूजन लिखा, पढ़ना क्या होता है कंक्लूजन में। सुनो ध्यान से बात को, हैंस, हैंस लिखो, सिंस लिखो, यू कैन यूज द वर्ड। देखो ये कॉमन वर्ड है भाई, किससे, क्वेश्चन का नाम लिखोगे यहाँ पर, अंबिका प्रॉपर्टीज लिमिटेड कैन नॉट कैरी ऑन द केमिकल प्रोसेसिंग बिजनेस अनलेस इट ऑब्जेक्ट क्लोज amended as per section number 13 of the Companies Act. The act of doing business beyond the object clause is ultra wise and void. The company must pass a special resolution, file necessary form with ROC आंटी के पास में, एंड बाद में उसे आपको पास अपडेट करने पड़ेंगे। और बाद में पता है ना आपको, ऑब्जेक्ट के चेंज होने के बाद में आरओसी आपको न्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ये बात याद है? तो अब बताओ ना क्या लिखना होता है, सुनो बात ध्यान से। कंक्लूजन में आपको लिखना होता है कि आपका जो गिवन केस है, सुनना, जो गिवन केस है क्वेश्चन के अंदर, उसमें क्या हुआ, नंबर 2 क्यों हुआ, क्यों मतलब भैया ऑन द ग्राउंड क्या रीजन रहा, किस आधार पर आपने कहा कि वो नहीं कर पाया, कर पाया, रिमेंबर। तो ये दो चीजों से मिलके बनता है आपका कंक्लूजन। मतलब यू मींस आप कंक्लूड कर रहे हो, आप उसे फाइनल आंसर नहीं दे रहे हो। सुनो ध्यान से बात को, अब बात समझते हैं, सुनो। तो क्या लिखूंगा, लिखो हैंस, हेडिंग नंबर 3 क्या बनेगी, कंक्लूजन। हेडिंग नंबर 3 इज कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकल के आया, निकल के आया भैया, hence in the given case, in the given situation I can use the word case। हाँ ये अलाउड है, लिख सकते हो, से केस लिखो, सिचुएशन लिखो, सिनेरियो लिखो, मतलब सेम है। गिवन केस और सिनेरियो लिखो, अंबिका, सेम नाम, क्वेश्चन में था नाम, अंबिका प्रॉपर्टीज लिमिटेड, याद है? तो लिखो अंबिका प्रॉपर्टीज लिमिटेड was not allowed to change its object। वो नहीं कर पाएगी चेंज अपना, क्यों नहीं कर पाएगी, बिकॉज changing the object without altering the MOA will be treated as violation of MOA, violation of MOA, and continuing the business will make such acts ultra virus and hence void। तो क्या मुझे कोई बताएगा, अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट परफॉर्म होता है तो क्या वहां पर कोर्ट उस कंपनी के ऊपर एक्शन ले पाएगा? बताओ है ना? क्या अंबिका को मना किया गया, अंबिका ने ट्राई किया, टेल मी गाइस, इस कंपनी ने अगर ऑब्जेक्ट को चेंज किए बिना बिजनेस कंटिन्यू किया, तो यहां पर सोच के बताओ मुझे, क्या कोर्ट उस कंपनी के ऊपर एक्शन ले पाएगा? यस ले पाएगा। कौन सा? कम कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल चाहे तो उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है, चाहे तो उसका नाम हटा सकता है, याद है? याद है? तो पॉइंट क्या बोलेगा, अदरवाइज यू कैन राइट द वर्ड अदरवाइज, otherwise the tribunal will take necessary actions
against the company, like make the liability, make the company's liability ये लिखा है मैंने बेटा, कंटिन्यूइंग द बिजनेस विल मेक सच एक्ट्स अल्ट्रा वायरस, ये लिखा है मैंने ऐड के अंदर, ठीक है। आगे, विल मेक द कंपनीज लाइबिलिटी अनलिमिटेड और कैन ऑल्सो रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी, name of the company from the register of companies। और इवन अगर यहाँ पे याद होगा केस होता क्या होता, कंपनी चाहे कोर्ट चाहे तो कोई भी और एक्शन, लाइक एग्जांपल सेक्शन 447, अगर फ्रॉड वाला केस दिख रहा है तो वहां 447 भी लिख सकते हो इसके अंदर आप। अब एक बात समझो यार, यहाँ पे सुनो ध्यान से बात को, माय टारगेट इज नॉट कि मैं तुम्हें एक सिंगल क्वेश्चन सिखाऊं, यहाँ पे सुनो ध्यान से बात को, टारगेट इज क्लियर कि भैया P4 लिखना होता है, P4 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ में आंसर बन सकता है। केस स्टडीज अगर याद नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, किसी में याद है बेस्ट पार्ट याद आ गया तो, बट याद नहीं भी आया, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ भी लिख के आऊंगा, इट विल ऑटोमेटिकली मेक माय आंसर, क्योंकि जैसे ही मैं इसके अंदर प्रोसीजर वर्ड ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा आंसर 1.5 पेज पर पहुंच जाएगा। है ना, बताओ, बोलो बोलो बोलो, P1 P2 P3 P4, क्या ये याद रहेगा, क्या ये याद रहेगा? आगे बढ़ सकता हूं मैं, या इट्स ए पैटर्न, वेरी गुड छुई मुई, इट्स मी छुई मुई, यस। हाँ जी, चले आगे बढ़ू, क्वेश्चन करें और आओ बात करते हैं। चलो अब आता हूं मैं अपने एक और क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8A पूछा गया था, एक बार मेरे साथ में यहां से दोबारा स्टार्ट करो, एक क्वेश्चन हो गया। अब आता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे मेरे साथ, दिखाता हूं कैसे लिखना होता है। पहले भैया एसीपी ढूंढो, एसीपी, एसीपी मतलब एक्ट चैप्टर प्रोविजन, एक्ट चैप्टर प्रोविजन, दिसंबर 24 में क्वेश्चन है 8A। अब बताना मुझे, टेल मी, ये क्वेश्चन के अंदर आप क्या पढ़ोगे पहले? सर हम पढ़ेंगे पहले स्टोरी, स्टोरी पढ़ के पता लगाओ एक्ट क्या है, सुना, एक्ट कौन सा, चैप्टर कौन सा, प्रोविजन कौन सा। चलो एड्रेस निकालते हैं। पढ़ना कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर ए फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस फॉर बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में एक फिक्स प्राइस के ऊपर, कि वो फिक्स प्राइस के ऊपर बी का हाउस कंस्ट्रक्ट हाउस फॉर बी, बी के लिए बनाएगा, ठीक है। कह रहा है विद स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब इट मींस टाइम पीरियड के, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, टाइम पहले से फिक्स था, उस टाइम में बनाया जाएगा। आगे बढ़ना, आगे कह रहा है भैया बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, और बी का काम है भैया कि बी जिसका घर बनेगा वो उसके नाम उसको प्रॉपर मटेरियल सप्लाई करेगा जो उसको घर बनाने के चाहिए होते हैं। आगे बढ़ना, कह रहा है सी गारंटीज, अब बात सुनना, टेल मी गाइस, यहां एक पार्टी और आ गया, ए तो थी, बी भी था, और कौन आ गया, सी आ गया। सी वो व्यक्ति जो गारंटी दे रहा है एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टेल मी गाइस, क्या ये लाइन सुन के तुम्हें कोई क्लैरिटी मिली? क्या ये लाइन सुन के तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिली कि कौन से एक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग? हाँ सर, केस लॉ में प्रोविजन को पूरा नहीं लिखा और लिखना होता, यू कैन राइट बरबाज, यू कैन राइट आप लिख सकते हो, बट प्रोविजन लिखने का मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं होता, डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, डोंट वरी। बताइए मुझे, टेल मी गाइस, वेरी गुड क्रिश, एग्जैक्टली सर, कॉमर्शियल लॉ का हमारे पार्ट था, श्योरिटी वाले पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड, गारंटी वाले पार्ट के अंदर, यस, प्रिंसिपल गारंटी वाली बात आई है, एग्जैक्टली। आगे बढ़ू, आगे बढ़ो, कह रहा बी डज नॉट सप्लाई द मटेरियल एज पर द एग्रीमेंट, और यहां पर बी ने, सी ने गारंटी ली एक ही घर बना के देगा, बट बी ने यहां पर मटेरियल सप्लाई नहीं किया। यहां पर इज सी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, क्या यहां पर सी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा? बताना मुझे बेटा, श्योरिटी अपनी, अगर सी यहां पर गारंटी देने वाला कहलाता है श्योरिटी, क्या श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा? क्वेश्चन ने पूछा है, मतलब आपके आंसर की लाइन नंबर 2 ये बनेगी कि डिस्चार्ज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सुन रहे क्या बोल रहा हूं? मतलब इसे बोलते हैं फैक्ट की रिक्वायरमेंट, ये फैक्ट, एफ फॉर फैक्ट, मतलब आपको इसका जवाब देना है, क्या सी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो पाएगा अपनी लायबिलिटी से? अगर इसके बारे में एनालाइज करके बताओ। तो याद रखना, क्वेश्चन ऑफ लाइन नंबर 1 कौन से एक्ट का प्रोविजन है, सेक्शन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, याद लिख देना, ठीक है रखना, बट ध्यान रखना
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम में सेक्शन लिखना जरूरी है क्या? आई एम ऑलवेज सेइंग, क्वेश्चन पूछूं, हमेशा पूछता हूं लोगों से, मैं तुमसे ही पूछता हूं, बताना मुझे, अगर एग्जाम में मैं सेक्शन लिख के आया, रिप्लाई एग्जांपल देना मुझे, लेट्स सपोज यही क्वेश्चन था, मैं सेक्शन नंबर होना चाहिए सेक्शन नंबर 13, रिमेंबर, मुझे सेक्शन नंबर 13 याद नहीं आया, लिख के आया सेक्शन नंबर 20, एग्जांपल के लिखा है, गलत लिख के आ गया। टेल मी गाइस, सेक्शन नंबर 20 लिखने का मतलब क्या हुआ कि भैया क्या मेरा बाकी सारा आंसर एग्जामिनर क्रॉस कर सकता नहीं कर सकता? अगर मेरा सेक्शन गलत हुआ और मेरा आंसर सही है, नंबर मिलेंगे क्या? बताना मुझे। अगर मेरा सेक्शन गलत है, आंसर पूरा ठीक है, नंबर मिलेंगे क्या? बताना मुझे। नहीं मिलेंगे नंबर, पूरा आंसर क्रॉस कर दिया जाएगा। सेक्शन लिख दिया मतलब पूरा आंसर तूने गलत कर दिया। बट टेल मी गाइस, अगर मैं सेक्शन लिख के नहीं आया और मैंने वर्ड यूज किया एज पर दी प्रोविजन, क्योंकि सेक्शन में क्या लिखा होता है? सेक्शन में प्रोविजन लिखा होता है। तो अगर मुझे प्रोविजन वर्ड यूज करके आया तो दैट मींस अगर मेरा, लिसन टू मी, लाइन नंबर 2, सेक्शन सही है, एग्जांपल सुनो, सेक्शन मैंने गलत लिखा होता तो आपने का आंसर कट गया आपका। बट सोचो अगर मैं सेक्शन गलत सेक्शन सही लिखता हूं और आंसर गलत लिख दिया मैंने, टेल मी गाइस, आंसर लिख के आया, नंबर मिलेगा मेरे को? सेक्शन अगर सेक्शन नहीं भी लिखता हूं, आंसर सही लिख के आया तो नंबर मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, मजे ही मजे, एग्जैक्टली सर, यस मिलेगा। तो इसलिए आई एम ऑलवेज यूजिंग द वर्ड, ये नहीं और सेक्शन याद मत करो, सेक्शन पढ़ो यार, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे बाद में, जब काम करने जाओगे वहां पे सेक्शन काम आएंगे। अरे यार नॉलेज बंदे को सेक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 13 अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, बोलते हो ना 133 सेक्शन कौन सा है, 134 कौन सा है, वहां काम आते हैं। बट एग्जामिनेशन में ये रिस्क, अगर आपको लगता है यार इनको कंफर्मेशन नहीं आ रहा सेक्शन को लेके, तो उस पॉइंट पे आप अवॉइड कर सकते हो लिखना, अवॉइड बोल रहा हूं, याद रखना, ये नहीं छोड़ोगे छोड़ोगे उसको। आ गया हूं, चलो तो बताओ भैया, एज पर दिस क्वेश्चन क्या आंसर होना चाहिए? बताओ। एक्ट का नाम, एक्ट का नाम कौन से चैप्टर का पार्ट है? गारंटी वाले पार्ट का। टॉपिक का नाम क्या था? प्रोविजन का नाम क्या था? एसीपी, एक्ट चैप्टर प्रोविजन। प्रोविजन कौन सा था? श्योरिटी की लाइबिलिटी, याद है? द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, याद है? कब वो डिस्चार्ज हो पाएगा? आओ दिखाता हूं, फोकस करते हैं। चलो, द सेम क्वेश्चन मैं आपके पास में आपके चार्ट पे भी बना के लेके आया, सुनो सुनो सुनो, सेम पैटर्न अप्लाई करें। P4 कैसे अप्लाई करते हैं? P4, लिसन टू मी, ये रहा क्वेश्चन, दिसंबर 24 में आया था, क्वेश्चन नंबर 8A। ठीक है, अब बात करते हैं। पता कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, फिक्स प्राइस पे घर बना के देगा। अब यहां क्या पढ़ा हम लोगों ने? सी ने गारंटी दी थी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, बी ने अपना पार्ट पूरा नहीं किया, तो यहां पर क्या सी अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया? बताना मुझे। अगर जो पार्टी, एक पार्टी इन दोनों की पार्टी में जिसके बिहाफ पर श्योरिटी ली, अब भैया बी ने ही पूरा नहीं किया तो क्या होगा? टेल मी। अब पढ़ना, वेरी गुड, सेक्शन नंबर 134, सुना, पढ़ना ध्यान से। तो P1 क्या बनता है? P1 अगेन कॉमन लाइन, उसके बाद आंसर की लाइन, क्या हुआ प्रेजेंट केस के अंदर, और तीसरा उसका ब्रीफिंग, उसका ब्रीफिंग। ठीक है, आओ दिखाता हूं, पढ़ते रीडिंग करते हैं। तो बताओ, फर्स्ट लाइन पैराग्राफ नंबर P1, पैराग्राफ नंबर 1 की फर्स्ट लाइन क्या बनती है? अकॉर्डिंग टू दी, इसको हाईलाइट करता हूं ठीक, ग्रीन से, फर्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134। मुझे सेक्शन याद नहीं है, एग्जाम में क्या करूंगा? मैं हटा दूंगा भैया। आई कैन यूज द अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन of the Indian contract 1892. Remember, my first line is this. Line number 2, tell me. Line number 2 में आप चाहते हो, क्वेश्चन ने पूछा क्या सी डिस्चार्ज हुआ? यू कैन यूज द वर्ड सी। अगर सी का नाम मतलब पता है कौन है? श्योरिटी, याद है? तो लिखो, क्या बोलूंगा? श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इफ द क्रेडिटर डज नॉट एक्ट अनरेस्टेड विद द राइट ऑफ श्योरिटी और फेल्स टू डू समथिंग व्हिच इज लीगली बाउंड टू डू बाय विद द श्योरिटी इवेंचुअली रेमेडी। सर मुझे नहीं आ रहा याद, सर ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये लाइन मुझे याद नहीं हो रही, कैन आई चेंज द लाइंस? क्या मैं इसके प्लेस पर लिख दूं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी? क्या मैं इस प्लेस के ऊपर जो मैंने पिंक में लिखा, कैन आई यूज द वर्ड श्योरिटी इज डिस्चार्ज, द सी, द पार्टी मिस्टर सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, यस और नो? कैन आई यूज द वर्ड और नॉट? क्या मेरे क्वेश्चन की लाइन नंबर 2 यहां पर, जैसे यहां लिखी थी ना, क्या मेरे क्वेश्चन की लाइन नंबर 2 यहां पर सीधा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है? यस और नो बताओ। क्या मैं, मुझे अगर ये लीगल वर्ड याद नहीं आ रहे तो क्या मैं इस प्लेस को चेंज कर सकता हूं? लैग हो रहा है, निकी कह रही है, निकी बेटा लैग तो नहीं हो रहा है, ठीक चल रहा है। टेल मी, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? यस करना है, करना है। कैसे करोगे? सिंपली पूछा सी डिस्चार्ज हुआ क्या, क्वेश्चन ने जो पूछा उसका आंसर सबसे पहले देना होता है। अपनी कहानी मत लिख के आना एडवांस के अंदर, जो क्वेश्चन ने पूछा हमेशा पहले उसका रिप्लाई करो। पूछा है सी डिस्चार्ज हुआ है नहीं हुआ, आप बोलोगे हुआ सर,
हुआ सर, तो लिखोगे सी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, क्योंकि याद रखना सी की जो लायबिलिटी है वो डिपेंडेंट थी दूसरे बी के काम पर। बी अगर अपने काम को लेके कॉन्ट्रावेंशन करता है, अपोज करता है, ब्रीच करता है, परफॉर्म नहीं करता, तो उस केस में सी भी फ्री हो गया ना भाई, याद आया? श्योरिटी विल आल्सो बी डिस्चार्ज, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। आगे पढ़ना, तो क्या बनेगा? लाइन नंबर 2 विल बी द लाइन, क्या बोलोगे? यहां पढ़ लो, लिखो इन द गिवन केस, अब पढ़ना line number 2, C who acted as surety for A will be discharged from his liability because B is the creditor failed to supply the material necessary for A to complete the construction. Tell me guys, this will be the line जो मैं directly first line के बाद लिख पाऊंगा, हाँ है ना? मतलब my first line will be कौन सी? Act का नाम, number 2 line number 1, this is line number 1, this is line number 2, क्या ये दोनों लिख पाऊंगा, है ना? लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा? लिख पाऊंगा सर, लिख पाऊंगा। आगे आता हूं सर, कंक्लूजन, प्रभात बेटा कंक्लूजन कैन नॉट बी मोर देन 5 to 6 लाइंस, दैट्स इट। हाईएस्ट लाइन 5 to 6 होनी चाहिए। कंक्लूजन कह नहीं कि 10 लाइन में लिख के आ रहा हो तुम, 20 लाइन में लिख के आ रहे हो, नो, नॉट रिक्वायर्ड। कंक्लूड मतलब शॉर्ट में, ब्रीफिंग में करना होता है। आगे बढ़ू, आगे, अब बताओ ये, अब ये तो लाइन नंबर 2। अब मैं चाहूं तो श्योरिटी के बारे में, जो मैंने प्रोविजन पढ़ा कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाता है, याद करो श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होता है। कैन आई ऐड द प्रोविजन इन पैराग्राफ नंबर 3 विद द लाइन नंबर 3, कि पहले लाइन लिखी कॉमन, फिर लिखा मैंने आंसर का लाइन कि डिस्चार्ज हो गया, और क्या उसके बाद में श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होता है मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं, दैट मींस कॉल प्रोविजन का डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं, हाँ है ना? क्या प्रोविजन का डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं? यस और नो, यस और नो, कि अगर कोई पार्टी अपनी ड्यूटी से ब्रीच करता है तो उस केस में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है, यस और नो? वेरी गुड, लिख सकते हो। तो याद रखना यहां पर आप चाहो तो श्योरिटी के डिस्चार्ज के लिए प्रोविजन ऐड कर सकते हो। रिमेंबर, याद रहेगा थर्ड पार्ट के ऊपर। रिमेंबर, रीड भी करो, क्या लिखा हो, रीड पढ़ना। कह रहा सर the failure directly impacted A's ability to perform, which was very basis of C guarantee as per the legal provision। क्या बोल रहा है? where the creditor B fails to perform his part of contract is constituted to breach of duty। अगर ये क्या है, अगर एक पार्टी पूरा नहीं कर पा रही, दूसरे के बाद ड्यूटी क्या है, उसने ब्रीच किया, तो वो भी फ्री हो गया। आगे पढ़ना, such failure releases the surety because the default was not due to principal debtor's fault but default of the creditor of owner। एक बात बताओ यार, पूछता हूं, अगर इस क्वेश्चन के अंदर सी ने डिफॉल्ट नहीं किया होता और ए ने डिफॉल्ट किया होता, अब बताना, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया होता, क्या तुम्हारा आंसर सेम होता? बताओ, सी ने डिफॉल्ट ना किया होता, डिफॉल्ट किया होता जिसके लिए श्योरिटी ली गई, तो क्या आंसर सेम होता या बदल जाता? वेरी गुड, बहुत बड़े क्रिश, रीजनेबल टाइम परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली। बोलो 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 रूल, रूल यहीं पे है बेटा, काई टेंशन ले रहा। यस सर, क्योंकि याद रखना प्रिंसिपल डेटर ने गलती की तो भैया श्योरिटी भी लायबल है उसके लिए। पढ़ा था ना प्रोविजन? यस सर, प्रोविजन पढ़ा था। क्लियर है? आ गया हूं, तो ये बन गया कौन सा? फर्स्ट पैराग्राफ। तो क्या लाइन लिखूंगा? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और इसके बाद में प्रोविजन को डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं मैं। आ गया? तो ऑटोमेटिक चेक करो, तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ ऑटोमेटिक इतना भी लिख के आओगे तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑटोमेटिकली तुम्हारा 7 से 8 से 9 लाइन में पहुंच जाता है। आ गया हूं, अब बताओ, कैन आई मेक द एग्जांपल? हेडिंग नंबर 2, सेम पैटर्न, हेडिंग नंबर 2 एग्जांपल लिखना है। तो क्या अगर मैं क्वेश्चन के अंदर एबीसी जो नाम आए थे उसको नाम बदल दूं, बाबू सोना जादू टोना, कैन आई चेंज द नेम और नॉट? कि ए को बाबू बोलू, बाबू, बाबू ने सोना से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जादू आके बोला कि मैं श्योरिटी लेता हूं परफॉर्मेंस के नाम की, उसने ब्रीच कर दिया, कैन आई यूज द नेम और नॉट? सोचो, चेक करो ना भाई, चेक करो। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं ए बी और सी का नाम बदल दूं, ए बी सी का नाम बदल दूं, घर की हाउस की जगह गाड़ी लिख दूं, सुनो बताना मुझे, नेम चेंज, बाबू, बाबू सोना, सी जादू, नाम चेंज हो गए, नाम चेंज। आगे घर की जगह लिख दूं सर रिपेयरिंग ऑफ लैपटॉप, रिपेयरिंग ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर, घोड़ा, गाड़ी, रिमेंबर कार, टेल मी, स्टोरी चेंज, चेंज, टेल मी। अब बताओ, क्या अगर नाम बदल दूं, स्टोरी बदल दूं, तो क्या ये एग्जाम क्वेश्चन सेम रहेगा? नहीं, दिस विल बी माई एग्जाम्पल, ये बन जाएगा मेरा एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल बन जाएगा। तो पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल का पैटर्न वही है, नेम चेंज, स्टोरी चेंज। अमाउंट की बात नहीं की तुमने, मत लिखो अमाउंट, रिमेंबर इवन यू कैन ऐड द अमाउंट, कि भैया 1 लाख रुपए की बात की थी गारंटी के बारे में, यू कैन राइट दी वर्ड अमाउंट, लिख दो, और रिजल्ट क्या बनेगा? दैट मींस वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ,
सर अगर बाबू शोना पेपर में लिख दिया तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा परफॉर्मेंस। जोई मुई नालायक। यस जोई मुई, यस बेटा। चले आगे बढ़ू। हाँ आगे आता हूं। तो पैराग्राफ 1 इज कॉल्ड कॉमन पैराग्राफ, नंबर 2 इज एग्जांपल, नंबर 3 क्या श्योरिटी पे तुमने कोई केस स्टडी पढ़ी है क्या? बताओ। क्या श्योरिटी वाले एक पार्ट में कोई केस लो याद है? नहीं याद है, नहीं याद है, छोड़ दो। अगर नहीं याद है छोड़ दो, और पढ़ी है तो लिख दो, पढ़ी है तो लिख दो। तो अगर मान लो मैं कहता हूं तुमने ये वाली केस स्टडी नहीं पढ़ी है तो छोड़ दो, रिमेंबर दैट मींस आपका P3 क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। और याद है कोई केस स्टडी तो वही NSPC के नाम से केस स्टडी लिख दोगे, रिमेंबर। और यू आर अलाउड, एक बात बताओ यार, किसी भी केस लॉ के अंदर सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है बताना मुझे? नेम, प्लेंटिफ, जजमेंट, या क्या होता है बताना? एनएसपीसी में से किसी भी लॉ में क्या बड़ा पार्ट होता है? द बिगेस्ट पार्ट इज स्टोरी पार्ट। और एक बात सुनो ध्यान से बात को, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जितने भी केस लॉज केस कोर्ट में हो चुके हैं, वो केसेस के पेजेस थे 1600 पेज, 2000 पेज के। तुम पढ़ रहे हो पूरा, लिखते हो क्या? नहीं। मतलब इंस्टीट्यूट भी कह रहा है कि शॉर्ट में, ब्रीफ में केस स्टडी लिख सकते हो, तो यू आर अलाउड टू राइट इन ऑल सेंटेंसेस। केस स्टडी का स्टोरी पार्ट आप अपनी लैंग्वेज, मतलब अपने सेंटेंस में लिख सकते हो, सेंटेंस में। बट आई एम सेइंग अगेन कि आप उसे स्टोरी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हम कहानी बदल दोगे, कहानी नहीं बदलनी, सेंटेंस को ब्रीफ कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अब आया लास्ट इज कॉल कंक्लूजन, कि आपने कहा कि भैया अब केस में हुआ क्या, हुआ क्या? तो सिंपल सी बात, जैसे हमने इसका केस स्टडी लिखा था कि श्योरिटी डिस्चार्ज क्यों हुआ, यहां पे लिखोगे हैंस, कौन था? इन द गिवन केस सी वो डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी डिस्चार्ज हुआ? क्यों डिस्चार्ज हुआ? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि जिसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट काम था उसी ने ब्रीच कर दिया भाई, रिमेंबर द एज, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए, रिमेंबर। ड्यूटी पूरा नहीं किया तो ए डिस्चार्ज हो गया बेटा, डन है। तो 3 to 4 to 5 लाइंस के अंदर आप लिख सकते हो। कंक्लूजन की लाइन को ज्यादा लंबा मत खींचना, है बात ध्यान रखना बेटा। वेरी गुड। पैसे की दुनिया, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, यस। नालायक कह रहा डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? नालायक, फ्री, आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गए। द लायबिलिटी जो आपने कहा था मैं आपके बिहाफ पर पे कर दूंगा उसको, आप उससे फ्री हो गए। डिस्चार्ज मतलब द पार्टी इज नॉट फर्दर बाउंड टू फॉर हिज लीगल ऑब्लिगेशन, यस। अपनी लीगल ऑब्लिगेशन के लिए वो फर्दर बाउंड नहीं है, फ्री हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है, आजाद हो चुकी है। क्लियर है? यस, डन है गाइस। ये था हमारा कौन सा पार्ट, कि जो आपने कहा पेपर वाले पार्ट के अंदर, याद है? क्लियर है? ये रहा पेपर पार्ट के अंदर, ठीक है। अब ऐसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 7B, क्वेश्चन नंबर 7B, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। दिसंबर 24 का पेपर है, राइट द एग्जांपल, ये इसका आंसर आप मुझे लिख के भेजोगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास में ये सेशन चलते रहेंगे और वन बाय वन मैं सभी एक्ट के क्वेश्चन उठाने वाला हूं, ठीक है? हाँ हाँ, जो मैं करिए समझो कि कुछ, हाँ एग्जैक्टली बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, बात कर ली जाए स्ट्रेट क्वेश्चंस के बारे में। एक काम करता हूं, आई कैन गेट द कोर्स अकाउंट, बेटा अभी नहीं रहा रूल, अभी मैं पूछ बेटा, अभी टीम से पूछ लो, टीम बता देगी, ठीक है। लेट मी शो यू गाइस समथिंग, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया था, ठीक है। अभी हमारी क्लास में जो हमारी अपकमिंग सेशंस है वहां पर मैं आपके पास में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। टेल मी गाइस, एक क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे साथ में, रिप्लाई करोगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये लो, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, टेल मी। एक क्वेश्चन तुम्हारे नाम पे, आओ बात करता हूं। क्या मुझे पहले रिप्लाई करो, क्या ये समझ में आया कि P4 पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 कैसे बनता है? बताओ मुझे, क्या ये क्लैरिटी मिली? P1 P2 P3 P4, और याद रखना एग्जाम में सिर्फ आंसर लिख के आना प्रॉपरली इस चीज का, और विदाउट आपको हेडिंग यूज करनी ही करनी है। हाँ सर, अगर शॉर्ट में ज्यादा नहीं बेटा, ना 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 ना, हाँ बुलेट पॉइंट तब यूज करो जब आपको लगता है कि आंसर की लेंथ प्रॉपर जा रही है, यस। ये नहीं कि आपसे 7 क्वेश्चन में 7 पॉइंट लिख के आ गए, नो, नंबर नहीं मिलते उस चीज के। प्रेजेंटेशन बहुत मैंडेटरी करती है, ओके। चलो आओ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रीडिंग करो बेटा मेरे सामने, वेरी गुड। चलो लेट्स प्रैक्टिस, करें प्रैक्टिस, आओ बात करते हैं। क्या सीखा? पहला काम, क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं? एसीपी, एक्ट चैप्टर प्रोविजन। पहले एक्ट तक पहुंचो, फिर चैप्टर तक पहुंचो, फिर प्रोविजन तक पहुंचो, पहला काम।
दूसरे काम क्या है? लिखना क्या है? लिखने में फर्स्ट पैराग्राफ में 3 लाइन लिखनी होती है, 3 पैटर्न लिखने, 3 स्टेज होती है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोविजन का नाम या एक्स सेक्शन का नाम। नंबर 2 इज जो क्वेश्चन ने पूछा उसका आंसर। नंबर 3 जिस आधार पर तुमने आंसर दिया उस प्रोविजन का नाम। तो 3 चीज से मिलकर बनता है फर्स्ट पैराग्राफ। नंबर 2 हेडिंग बनती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल केस स्टडीज में बनाना बहुत आसान होगा, रीजन इज आपको सिर्फ पार्टी के नाम बदलने हैं, अमाउंट बदलनी है और ऑटोमेटिकली रिजल्ट सेम रखोगे, एग्जाम्पल बन जाएगा आपके पास में। P3 is called case law. Case law पढ़ा है तो लिख दो, नहीं है पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, you can skip that. Part 4 is conclusion. Conclusion के अंदर आपको अपने पास में जो क्वेश्चन ने पूछा वो पर आपने जो प्रोविजन का आंसर दिया, प्रोविजन का आंसर वो दोनों को जोड़ के लिखना होता है। चले आगे बात करें। चले अंजलि करें, मेरा रिप्लाई कर दो। P1 में हेडिंग क्या देंगे? पर अंजलि P1 में कोई हेडिंग नहीं दोगे बेटा। Even you can write the heading, आप you can handle fact and provision. You can make a heading on the first paragraph is fact and provision. Remember, you can make the first, लिख दूंगा लो। Even you want to make a heading of the first part, you can make a heading that is called fact and provision. Fact and provision. This will be your heading of first paragraph. चल आगे बढ़े, आइए भैया। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। मेरे साथ अब प्लीज कोई भी आगे नहीं भागेगा, सुन लो। जैसे पूछूंगा वैसे रिप्लाई देते रहना और ऐसे पूरा पार्ट कराऊंगा, डोंट वरी, पूरे क्वेश्चन भरे पड़े तुम लोगों के लिए, ठीक है? आगे बात करता हूं। पढ़ो पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, मुझे बताना आपको, आप मुझे बताओगे ए सी पी। बताओ पहला क्वेश्चन पढ़ना, कह रहा है रीडिंग करना। कह रहा है एक्स ए ऑफर्ड बाय लेटर टू बाय हिज नेफ्यूज एफ horse. ए ऑफर्ड बाय लेटर टू बाय हिज नेफ्यूज एफ horse फॉर ₹10,000. ए ने ऑफर दिया लेटर लिखकर कि अपने नेफ्यू एफ का घोड़ा खरीदेगा 10,000 रुपए के अंदर। एडिंग दैट, ये लिखकर, इफ आई हियर नो मोर अबाउट दिस आई शैल कंसीडर द हॉर्स टू बी माइन। ये लिख दिया साथ में कि भैया अगर अगर मेरे को कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, मैं मान लूंगा तुम मुझे घोड़ा 10,000 का बेचोगे। होपफुली आपको एक्ट का नाम समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ लो। No answer was returned to the letter, but F told B an auctioneer to keep the horse out of sale of his farm stock. उसे कोई भी जवाब नहीं मिला, ए का जवाब कोई भी जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बी ने, एफ ने, जो एफ का एफ था, एफ ने बिना अपने अंकल उसको ए को कंफर्म किए अपने ऑक्शनर बी को बोला घोड़ा मत बेचना। आगे बढ़ना। एज इंटेंडेड टू रिजर्व इट इज अंकल, अपने मन ही मन में सोच रहा कि मैं अब ये घोड़ा अंकल को बेचूंगा। ए जो है कह रहा है बी सोल्ड द हॉर्स बाय मिस्टेक। बी जो ऑक्शनर था, बी जो ऑक्शनर था उसने घोड़ा बेच दिया, जबकि जबकि एफ ने बी को बोला था, रिमेंबर, लेकिन एफ ने ए को, अपने अंकल को कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था। आगे पढ़ना। बी सोल्ड द हॉर्स बाय ए शूज एफ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ए था उसने अपने नेफ्यू के ऊपर, एफ के ऊपर केस फाइल कर दिया। सुनना, और प्लीज अब जो सिखाने वाला हूं वो मत मिस करना। ए ने एफ पर केस फाइल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने के नाम पर और क्लेम कर रहा है कंपनसेशन। डिसाइड करो, एक बात चेक करो, इस पूरी कहानी में जो लास्ट वाली लाइन है कि भैया ए ने केस फाइल कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, आप बताओ क्या होगा? टेल मी, क्या यही लाइन का जवाब मुझे देना है? बताओ, क्या मेरे आंसर की सेकंड लाइन जो लिखता हूं फैक्ट वाली लाइन की क्या आंसर दिया जाएगा? क्या मुझे जवाब इसी का देना है? इसी का देना है। तो बताओ एक्ट का नाम क्या है? सर एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस और नो? यस सर। एक्ट के अंदर कौन से चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने टॉपिक? कौन चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने? वेरी गुड, द नेम ऑफ चैप्टर, वेरी गुड सर। हमने पढ़ा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में पढ़ा था आप लोगों ने। इवन ऑफर में पढ़ा था आप लोगों ने, ऑफर में भी कंडीशनल बट इट मे नॉट कंटेन इन टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विद अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस, याद है? और इवन द सेम प्रोविजन आपने पढ़ा था, लीगल प्रोविजन और रूल ऑफ एक्सेप्टेंस में पढ़ा था, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, याद है? ये दोनों प्रोविजन केस स्टडी का नाम था फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। ये केस स्टडी याद है? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, द केस वाज। तो प्रोविजन ए सी चैप्टर का नाम क्या हुआ? ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रोविजन का नाम है, प्रोविजन कौन सा बना? प्रोविजन इज कॉल्ड लीगल रूल ऑफ ऑफर में पढ़ा था आप लोगों ने, और लीगल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस में पढ़ा था आप लोगों ने। रिमेंबर, एसीपी पहुंच गए। अब तो चेक करना, क्वेश्चन पढ़ते ही तुमने कहा एसीपी, ठीक है? आगे बढ़ू, अब बात करें, अब बात करें, आ जाओ। लिखना कैसे है भाई? लिख के बताओ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे? चलो लिखे। क्या आंसर लिखाऊं इसका आपको मैं? बोलो बोलो बोलो, क्या इसका आंसर लिखे हम लोग? आर यू रेडी? लिखोगे मेरे साथ में? बोलो बोलो बोलो, क्या इसका आंसर लिख के दिखाऊं?
अग्री करो पहले बस। हाँ हाँ सर, लिखो लिखो, साथ में लिखोगे मेरे, लिखना है लिखना है लिखना है। हाँ सर, P3 स्किप करने से मार्क्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? प्रभात, अगर तुम्हारे क्वेश्चन की लेंथ प्रॉपर जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, नो वरी। बट यहां पर हमें केस स्टडी याद है, आपने पढ़ा है बार बार, फेल्ट ऑफ बिल्डने वाला केस, तो लिख सकते हो, डोंट वरी। चले आओ लिखते हैं। लो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 बाय यूजिंग द P4 टेक्निक स्टार्ट करें, आओ बात करते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं चाहूंगा हर बच्चा मेरे साथ में लिखे आंसर नंबर 7 ऑफ द प्रैक्टिस जोन, ठीक है? बताओ बेटा बताओ, मेरा पहला पैराग्राफ क्या बनेगा, मेरा फर्स्ट लाइन क्या बनेगा पैराग्राफ का, बताना। कौन सा एक्ट, कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लिखूं तो लिखो, मुझे नहीं आ रहा यार सेक्शन, तो क्या लिखूंगा? लिखो एज पर लिख दो, या यूज द वर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बॉक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं बना रहा हूं खाली स्पेशली, तुम सीधा डायरेक्टली लिखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द फर्स्ट लाइन, द कॉमन लाइन। अब बताओ व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइन गाइस, अगली लाइन क्या होगी? जो क्वेश्चन ने पूछा सर वो लिखोगे ना, अपनी मर्जी से लाइन नहीं लिखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में पूछेगा केस डाल पाएगा, कुछ में पूछेगा रिफंड ले पाएगा, कुछ में कहेगा क्या बेनिफिट मिल पाएगा। तो क्वेश्चन की लाइन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है भाई, याद रखना। क्या पूछा? ए ने एफ पर केस फाइल किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो क्या वो क्लेम कर पाया कंपनसेशन? अगर क्वेश्चन ने पूछा है कंपनसेशन क्लेम, तो मेरे आंसर की सेकंड लाइन किसके रिगार्डिंग होगी? वो लाइन भी वैसी लिखूंगा कि भैया ए एफ पे केस फाइल करता ब्रीच के लिए, तो कंपनसेशन मिलेगा क्या, बताना मुझे। एज पर दी प्रोविजन, कि अगर आपने कंडीशन डाली है और कंडीशन के आपने क्या लोने पढ़ा था, इट मे नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस अमाउंट एक्सेप्टेंस। दूसरा नंबर 2, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट एक्सेप्टेंस। एज पर दी प्रोविजन, आपका आंसर क्या है बताना मुझे। क्या जो ए था वो कंपनसेशन क्लेम कर पाएगा? बताओ हाँ या ना। नहीं 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 नहीं। तो सुन लो, तुमने क्या पढ़ा वो नहीं लिखना होता, लिखना होता क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो लिखो भैया, क्या केस फाइल करके मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो लिखो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। लिखो, ब्लैक से लिखता हूं कॉमन लाइन को, लिखो लिखो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस मिस्टर ए था ना अंकल, मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, cannot claim compensation by filing a suit against Mr. F. F कौन था? नेफ्यू। लाइन नंबर टू क्लियर है? वो नहीं कर पाएगा। वन लाइन इज कॉमन, ब्लैक वाली लाइन मेरी कौन सी लाइन है? ब्लैक वाली लाइन कौन सी है मेरी? परफेक्ट का आंसर है। अब बताओ क्यों नहीं कर पाएगा भाई? कंपनसेशन क्लेम क्यों नहीं कर पाएगा? नाउ इट्स कम्स टू द प्रोविजन, तो लिखोगे, हेडिंग बनाओ, शॉर्ट में लिखता हूं, ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड इज ए कॉमन वर्ड। ग्राउंड बोलते हैं प्रोविजन को, किस आधार पे आंसर तुम दे रहे हो? ऑन द ग्राउंड क्या आधार था? लिखो ऑन द ग्राउंड। अब तुम्हें लिखना है यहां पे प्रोविजन, लिसन टू मी। ये हो गया कॉमन लाइन, सी फॉर कॉमन, ये हो गया फैक्ट की लाइन, और यहां लिखता हूं मैं प्रोविजन की लाइन। कॉमन, फैक्ट, प्रोविजन, कॉमन लाइन, फैक्ट की लाइन, मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा, और प्रोविजन की लाइन। बताओ ना बेटा, किस आधार पर क्या आंसर दिया था? क्यों क्लेम नहीं कर पाएगा? ए क्लेम क्यों नहीं कर पाएगा? तो लिखो ऑन द ग्राउंड, लिखो ऑफर दिया था ना उसने, तो लिखो पहला ऑन द ग्राउंड एन ऑफर। इसको रेड से लिखूं, रेड से लिखूं, ग्रीन से लिखूं? पिंक से लिखता हूं। ऑन द ग्राउंड एन ऑफर मे बी कंडीशनल, an offer may be conditional but it may not contain, याद करो लीगल ऑफर, लीगल रूल ऑफ ऑफर में पढ़ा आप लोगों ने पार्ट, याद है? इट मे नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस, ये सेम लाइन लिखवाई है मैंने, द नॉन कंप्लायंस, कि जिसे पूरा नहीं किया गया, ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस।
अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, कि उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। और क्या पढ़ा था? एंड mere साइलेंस, चुप रहना, mere साइलेंस does not amounts to valid acceptance। चुप रहना वैलिड एक्सेप्टेंस, लोग एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। याद करो बेटा, क्या यही प्रोविजन की लाइन क्लास में लिखवाई थी मैंने? बोलो, क्या लीगल रूल्स ऑफ ऑफर में से यही प्रोविजन लाइन लिखी थी आप लोगों ने? हाँ या ना? टेल मी। तो क्या इसको मैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ बना दूं? इट विल बी माय फर्स्ट पैराग्राफ। और क्या मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूं? हाँ या ना बताओ। अगर मैं इस प्रोविजन को डिफाइन कर दूं तो क्या मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूं? बोलो 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 बोलो। फर्स्ट लाइन कॉमन, फैक्ट की लाइन, प्रोविजन की लाइन। तो क्या है भैया, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, बट कंडीशन कभी ऐसी नहीं सकती जब पूरा नहीं किया गया तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। याद आया? याद आया? तो लिख दूं? आओ बढ़ाते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट, अब तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे किसी लाइन को बढ़ाते हैं। बढ़ाऊंगा इस लाइन को, चलो। इट इज द फर्स्ट पैराग्राफ, P1 लिख रहा हूं मैं इस टाइम पे, इट इज P1 ओनली, P1 लिख रहा हूं, ठीक है। अब इफ यू वांट टू इंक्रीज द लाइन, देखो लिसन टू मी, अगर तुम्हें लग रहा है यार कि इतना काफी हो गया, आंसर है मेरे पास में, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ को, एंड यू कैन स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बट अगर चाहो तो जिस तरह वहां था ना, प्रोसीजर वाला पार्ट था, ड्यूटी वाला पार्ट था, यू कैन एक्सटेंड द आंसर। लिखो एग्जांपल, लिखो लिखो एज पर। अब मैं इसी का, लिसन टू मी, एक्सटेंड करने का बेस्ट तरीका सुन लो। एक्सटेंड आंसर की लेंथ बढ़ाने का बेस्ट तरीका, पहला एग्जांपल लिखना, दूसरा है जो प्रोविजन तुम लिख रहे हो उसी प्रोविजन को डिस्क्राइब करना। यस, कैसे पढ़ना? पढ़ा था ना, ऑफर में कंडीशन हो सकती है बट कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए। तो लिखो, लिखो एज पर द लीगल प्रोविजंस। लो में तो प्रोविजन लिखी है ना, हाँ तो लिख रहा हूं एज पर द लीगल प्रोविजन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, under the Indian Contract Act, laid under, कहां लिखी है? laid under the legal rules of offer and acceptance, any acceptance, yeah, I can use the word acceptance। लिखो, अरे क्या हो गया, एक सेकंड रुको। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है लीगल रूल के अंदर, ये तो लिखा हूं मैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है लीगल रूल के अंदर, क्या लिखा है? लिखा है mere साइलेंस या मेंटली एक्सेप्टेंस और mere silence does not amounts to acceptance at it was held। क्या था बताना? मन ही मन में एक्सेप्टेंस देना वैलिड है इनवैलिड है? बताओ। मन ही मन में एक्सेप्ट करना वैलिड है इनवैलिड है, वॉइड है वॉइडेबल है, इलीगल है, क्या है भाई बताना? 5 दिन से सर आपका वीडियो देख रहा है, बहुत कुछ कंप्लीट कर दिए हम सर एग्जाम के लिए, थैंक यू वेरी, छुई मुझे शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। बताओ ना क्या पढ़ के आए थे? Such kind of acceptance is termed as valid, void, voidable। ये तो हमने अपने पास में क्लास में किए है ना क्वेश्चन एमसीक्यू वाले। हमने क्लास में किए ना एमसीक्यू क्वेश्चन किए, पढ़ा हम लोगों ने ना। वैलिड क्या होगा? आंसर है इनवैलिड, वेरी गुड। तो भैया बताओ, आई कैन लीव द फर्स्ट पैराग्राफ हियर और नॉट? क्या ये मेरा ओनली फर्स्ट पैराग्राफ बन सकता है? मुझे बताओ कितना जोर पड़ा तुमको इसमें? फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हें कितना जोर लग गया? क्या याद करना पड़ गया तुमको ऐसा जो तुमने पहले पढ़ा हुआ नहीं है? बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है भाई, सुनो आनंद से। टेल मी। हाँ हाँ जी, वॉइड मतलब नॉट परमिसिबल, इनवैलिड पढ़ा था हम लोगों ने, लाइक जो वॉइड नहीं, इलीगल नहीं, वॉइडेबल नहीं, किसमें आ रहा है? वो इनवैलिड वाला पार्ट है। यस इनफ है ना, आगे आते हैं। आपने बोला इनफ है, ठीक है, चलो आ जाओ। पैराग्राफ नंबर P1 तो हो गया, अब आओ P2 के ऊपर। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज P2। आओ, तो P2 में क्या लिखूं भाई?
फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया P1, अब P2 पे आता हूं, इसमें लिख दूं, हेडिंग बनाओ एग्जाम्पल नंबर 2। बता रहा P2 क्या होता है भाई मेरा, और ये P1 P2 यहां प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूं, एग्जाम में लिखना P1 P2, तुम सीधा लिख के आओगे वहां पे लाइक दिस, ऐसे लिख के आओगे। ये फर्स्ट लिखा, अब अगला पार्ट हेडिंग बनाऊं, क्या बनाऊं, एग्जाम्पल, वेरी गुड सर, हेडिंग बनाओ एग्जाम्पल की, लो भैया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। हेडिंग को बनाते हो तो उसे हाईलाइट किया करो अंडरलाइन करके कि हाँ एग्जाम्पल लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ठीक है। अब बताओ क्या मैं इसकी भी हेडिंग बना दूं, अंजलि ने कहा था, अंजलि याद है, बना दूं क्या हेडिंग बनाओ, सर वी कैन मेक ए हेडिंग, इसकी हम हेडिंग बना देंगे फैक्ट एंड प्रोविजन, लिख दूं, वी कैन मेक ए हेडिंग इज नेम इज फैक्ट एंड प्रोविजन। बेटे नंबर लेना सीखो, मांगने मत सीखो, हक है तुम्हारा नंबर लेने का, एक कॉमन सेंस लगाओ ना, बहुत सुन लो सारे के सारे। आई कैन गारंटी मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में नंबर इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ लिख के आते हैं। लेट्स सपोज, कैन यू प्लीज टेल मी, अगर मैं यहां पर, सुनना ध्यान से बात को, मैंने अपनी, ये मेरी नोटबुक है, सुनना ध्यान से बात को, सुनना, एक साइड तो ये मेरा पेपर शीट है, आई एम सजेस्टिंग टू पेपर्स, लिसन टू मी, एक पेपर ये, एक पेपर ये, ठीक है। एक पेपर वाला बच्चा लिख के आया ऐसे करके, लिसन टू मी, उसने आंसर स्टार्ट किया सॉल्यूशन, और स्टार्ट कर दिया लाइन को पूरा ऐसे, बस, और ऐसे करके उसने करीबन एक पेज पूरा भर दिया, 1.5 पेज पूरा भर दिया, एक तरीका, विदाउट एनी हेडिंग, विदाउट सेगमेंटेशन और पैराग्राफ्स, कुछ नहीं किया, ना कोई डिवाइड ना पार्ट, बस चल रहा है, लिख रहा है, और उसका पूरा जवाब सही है। सुनना ध्यान से बात को। नंबर 2, एक साइड में मैं आंसर लिख रहा हूं सॉल्यूशन करके, मेरी फर्स्ट हेडिंग बन रही है फैक्ट एंड प्रोविजन के नाम से, फिर मैंने इसमें कुछ लाइनें लिखी, फिर मैंने हेडिंग बनाई एग्जाम्पल के नाम से, फिर मैंने उसमें कुछ हेडिंग लाइनें लिखी, फिर मैंने हेडिंग बनाई केस स्टडीज के नाम से, द नेक्स्ट हेडिंग विल बी केस स्टडी के नाम से हेडिंग बनाया, फिर मैंने उसमें कुछ लाइनें लिखी, और उसके बाद मैं लास्ट हेडिंग बना रहा हूं कंक्लूजन के नाम से, द नेक्स्ट हेडिंग विल बी कंक्लूजन। नाउ प्लीज टेल मी, अब यहां पर अगर मैं ऐसे करके आता हूं, बताइए कौन से वाले पार्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे, टेल मी व्हिच वन गिव्स यू द हाईएस्ट मार्क्स, कहां पर एग्जामिनर तुम्हारे नंबर काटने की कोशिश नहीं करेगा, सोच समझ के रिप्लाई करो। क्वेश्चन 7 नंबर का, किसमें चांसेस ज्यादा है मिलने के नंबर, आपका फॉर्मूला मस्त है, मेरा नहीं आपका फॉर्मूला बेटा, आज से मैंने तो बनाया था बहुत साल पहले, तुम्हें दे दिया, बताओ भैया, कॉमन सेंस है, यहां नंबर काटने की हिम्मत दे दी तुमने उसको। एग्जामिनर के पास ऑप्शन होता ना फिर वो, कि वो तुम्हारे नंबर कम काटे, कम दे, ज्यादा दे, वो चॉइस हो गया, सिंगल पैराग्राफ नंबर नहीं ले पाता भाई। दिस वाज माय टेक्निक इन माय एग्जामिनेशन, दैट्स आई एम गिविंग यू, रिमेंबर। हाँ जी, हाँ, आप में खिचड़ी नहीं बन रही, एग्जैक्टली नहीं बन रही, यस, तो यही बात बोल रहा हूं, शरीन, राधिका, देव, एग्जैक्टली बेटा, द पॉइंट इज दिस वन पैटर्न। इसलिए हेडिंग्स में डिवाइड करोगे आंसर को तो ऑटोमेटिकली आंसर मार्क्स स्कोरिंग होता है भाई, रिमेंबर। अब एग्जामिनर को 7 नंबर सोचना पड़ेगा, यार ये भी ठीक किया तो बच्चे को कितना दूं, इसमें एग्जांपल 2.5 दे दूं, एक्चुअली मार्क्स बटे होते हैं, अगर एग्जाम में नहीं भी लिखे ना 7 नंबर कि कितने पार्ट में है, नहीं, इट इज अंडरस्टूड कि 2 + 2 + 3 + 1 होगा, रिमेंबर, सॉरी 2 + 2 + 2 + 1 होगा, या इट में बी 1.5 + 1.5, ऐसे नंबर डिवाइड होते हैं। तो एग्जामिनर तुम्हें जो नाम मार्क्स देता भी है वो पार्टीशन में देता है भाई, योर आंसर इज डिवाइडेड। प्रोविजन में क्या पूछा, एग्जाम्पल बच्चे ने लिखा नहीं लिखा, फैक्ट लिखा नहीं लिखा, प्रोविजन लिखा नहीं लिखा, कंक्लूजन लिखा, ये ऐसे नंबर मिलते हैं भाई। ये पैटर्न को मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन बेटा, है ना। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन फर्स्ट वे, पैसे की दुनिया करिए। हाँ जी, चले आगे बढ़े, आओ अब बता, एग्जाम्पल लिखूं, बोलो 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 बोलो, क्या एग्जाम्पल लिखूं, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, बताओ क्या लिखूं। कैन आई चेंज, क्या जो मेरे क्वेश्चन में और नाम लिखे AFB, AFB, बदल दो नाम इनके, यस यू कैन चेंज द नेम्स, बताओ ना क्या नाम लिखूं। मैं ए का नाम लिख दूं, ए का नाम लिखूंगा भैया, तुम्हारा नाम यूज करता हूं, ए का नाम है निक्कू, लो भैया निक्कू, एफ का नाम है अंजलि, तुम्हारा नाम यूज कर रहा हूं, ठीक है, ए का नाम अंजलि, एफ का नाम अंजलि, है ना। उसके बाद ये मेरी छुई मुई कहां गई, AFB है छुई मुई, नाम बदल दी, नेम चेंज, नंबर 1, नंबर 2, कितना रुपए लिखा है, 10,000 रुपए, क्या लिखा है, घोड़ा,
घोड़े का नाम बदल के कर देता हूं मैं यहाँ पर। घोड़े का नाम बदलो, क्या नंबर, घोड़े का नाम क्या रखूं बताओ? वी कैन चेंज द नेम, घोड़ा की जगह करूं डॉग, एक प्यारा कुत्ता। अमाउंट लिख दी 10,000 नहीं, लिखता हूं मैं इसके ऊपर 20,000 रुपए। चेक करो, नेम चेंज, ऑब्जेक्ट जो लिखा था चेंज करते क्या बन गया, स्टोरी चेंज, अमाउंट चेंज, NSA। आर क्या है, रिजल्ट वाला सेम रख दूं? यस, और बात कराऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। बताओ रख दूं एग्जैक्टली, तो क्या बना, चेंज योर एग्जाम्पल। टेक करो, अगर मैं इसी के क्वेश्चन को लिखता पढ़ूं तो पढ़ता हूं, देखो। निक्कू ऑफर्ड बाय लेटर टू बाय हिज नेफ्यू अंजलि, अंजलि डॉग ₹4,20,000। आई एम चेंजिंग द आंसर, ठीक है। एडिंग दैट if I hear no more about this, I shall consider the dog to be mine ₹4,20,000. No answer was returned to his letter, but F मतलब कौन सा, but छुई मुई, but F कौन सा, F, but Anjali told छुई मुई an auctioneer to keep the horse out of sale of his keep the horse मतलब keep the dog out of sale as intended to reserve it is for uncle. Remember आगे पढ़ना, कौन, छुई मुई sold the horse by mistake. Remember, now छुई मुई wants to claim the, बता ना, now जो यहाँ पर निक्कू है, निक्कू wants to file a suit and claim for compensation. Can he claim for compensation? Tell me guys. No. तो क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा निक्कू कैन नॉट क्लेम फॉर कंपनसेशन। बताओ ना भाई, दिस इज माई एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने हूं मैं, दिस इज माई एग्जाम्पल। क्या ये सेम है? नहीं, अलग हो गया भाई, अलग हो गया। तो बताओ ना, कैन आई राइट द एग्जाम्पल हेयर बाय चेंजिंग द नेम, स्टोरी, प्लेंटिव, है ना? हाँ सर, घोड़ा लिख दो। लाइक नहीं, कह रहे आप एग्जाम्पल मस्त बनाते हो, निकी कह रही है एग्जाम्पल मस्त बनाते हो सर आप। मैंने नहीं बनाया बेटा, अपने आप बना, देखो। आई जस्ट चेंज द नेम, आई जस्ट चेंज द अमाउंट एंड चेंज द ऑब्जेक्टिव एंड द होल आंसर इज चेंज। बताओ ना, है ना? टेल मी, क्या यही हुआ? ऑब्वियस यही हुआ भाई, ऑब्वियस यही हुआ। लिख के दिखाऊंगा, आओ लिखते हैं, चलो 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 चलो, तुम्हारी कहानी लिखते हैं। ये लिखो, एक ही जगह निक्कू लिख दो, निक्कू ऑफर्ड बाय लेटर लिखता हूं, चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं सेंटेंस। एग्जाम्पल के सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, लिखो, लिखो मिस्टर निक्कू, अपना नाम चूज करो, तुम अपना लिखो, मैं अपना लिख रहा हूं, ठीक है। मिस्टर निक्कू ऑफर्ड, मिस्टर निक्कू ऑफर्ड टू बाय, ऑफर्ड टू बाय हर नेफ्यू या हर नीस, वह नेफ्यू का नीस कर दिया मैंने, ठीक है भाई, हर नीस अंजलि, अंजलि's dog ₹4,20,000 by adding, नोट करते रहो साथ में, by adding an additional condition, additional condition, एक कंडीशन ऐड कर दी, additional condition that if Anjali remains silent, Anjali remain silent, Nikku will consider the horse will be sold ₹4,20,000। वो मान लेगा कि घोड़ा मुझे बेचेगी, ठीक है, आगे बढ़ना, वो मान लेगा, आगे बढ़ना। कह रहा है लेटर ऑन अंजलि without confirming, without confirming her acceptance to uncle Nikku, बिना अंकल निक्कू को बताए, told her auctioneer not to sell the dog to any other person, to any other person। आगे लिखो, but the auctioneer sold the dog, लिखते रहो, sold the dog by mistake when the dog sold
Mr. Nikku got angry and filed a suit against her niece Anjali to claim compensation. To claim compensation. Tell me बेटा, क्या मिले कंपनसेशन यहां पर? मिस्टर निक्कू को मिले कंपनसेशन, क्योंकि याद रखना NSAR आर में रिजल्ट सेम रखना है. क्या पैसा मिलेगा? नहीं. अरबाज एग्जाम के टाइम में रिवीजन में मैप चार्ट बहुत हेल्पफुल है. थैंक यू बेटा. अरे तुम्हारे लिए सब कुछ बेटा, क्या बात कर रहे हो? बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? लिखो हैंस एज पर द प्रोविजन. एज पर द प्रोविजन लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो साथ में? प्रोविजन. मिस्टर निक्कू कैन नॉट क्लेम द कंपनसेशन. क्यों नहीं मिला कंपनसेशन? बिकॉज क्या क्या रीजन है? बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज मेंटली एक्सेप्टेंस या मियर साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस does not amount to acceptance. ये बन गया भैया तुम्हारा पैराग्राफ नंबर 2. बताओ कोई कमी है इसके अंदर? कमी है तुम निकालो मेरी. चलो बताओ, क्या ऐसा लिखना मना है? बोलो बोलो. पैराग्राफ नंबर 2 P2 बना दिया मैंने इसको. P2 एग्जाम्पल. क्या ये सेम क्वेश्चन जैसा लग रहा है तुमको? बताओ, जो अभी तुमने क्वेश्चन देखा, क्या ये सेम क्वेश्चन जैसा है? नहीं है. नहीं है भाई, नहीं है. P3 क्या बना दूं? सर P3 हमें याद है. क्या बनाया था P3? P3 में आपको लिखना होता है अपना केस लो. तो अगर केस लो पढ़ा है तो लिख दूंगा, और नहीं पढ़ा तो आई विल राइट द कंक्लूजन डायरेक्टली. यस और नो? आई विल राइट द कंक्लूजन डायरेक्टली. तो भैया मैंने तो पढ़ा, केस स्टडी पढ़ाया तुम लोगों को. क्या पढ़ाया था? केस स्टडी. तो हेडिंग क्या बनेगी? द थर्ड हेडिंग इज रिलेटेड केस लो. द हेडिंग इज रिलेटेड केस लो. क्या नाम बने केस स्टडी का? नाम क्या? द केस स्टडी वाज, क्या थी केस स्टडी? ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया फैक्ट एंड प्रोविजन. फैक्ट एंड प्रोविजन. हेडिंग क्या थी? केस स्टडी का नाम क्या था? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, NSPC. याद है? नेम क्या था? केस ऑफ द नेम इज फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले. सेम कहानी उसी की है. तो ये हो गया एन. यहां लिख दो एस फॉर स्टोरी. प्लेंटिफ कौन था? फेल्टहाउस वाज द प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया. एंड सी इज कॉल्ड कोर्ट. जजमेंट. जजमेंट किस फेवर में गया? जजमेंट गया था फेवर में किसके? बिंडले के फेवर में गया था. जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ बिंडले, जो कि ऑक्शनर था बेटा. केस स्टडी भी हो गई. रिमेंबर? NSPC लिख दिया. ओके ठीक है, आगे आओ. अब बताओ, तुम खुद चेक करो, तुम्हें सिर्फ 2 प्रोविजन की लाइन याद है नलायको. डे 1 से कहता तुमको मैं, तुम्हें सिर्फ जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो याद रखना है. लिखना अपने आप सिखा दूंगा तुमको मैं. चेक करो, तुमने सिर्फ क्लास में ये पढ़ा है. याद कराऊं? तुमने सिर्फ क्लास में ये पढ़ा है, ये प्रोविजन का नाम. आपने सिर्फ ये लिखा है क्लास के अंदर. याद आया? सिर्फ 2-3 लाइनों के प्रोविजन लिखे रूल के अंदर. याद आया? और साथ में आपने पढ़ा है ये केस लो. बस खाली ये पढ़ा हुआ है, बाकी देखो अपने आप बन रहा है भाई. अगर प्रोविजन सही है सब अपने आप बनेगा. तुम खुद चेक करो ना, तुम लिख के देखो ना. तुम लोग लिख कितना पेज भरा बताना मुझे. ये बताना. पैराग्राफ P1 P2 में कितना पेज भर गया तुम्हारा? बताना. अंजलि, साहिन, पार्थ, छुई मुई, प्रज्ञा. रिप्लाई करो. अरबाज, P1 P2 में तुम्हारा कितना पेज फिल हो चुका है? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी. हाँ, निक नोट मिस्टर मिसिस. ओ कोई नहीं बेटा, मिस लिखा, मिस बोल देंगे. हाँ, एक पेज तो पूरा भर गया सर. एक पेज तो एक पेज. अंजलि का 1.5 पेज गया मेरा ना. खुद चेक कर लो तुम लोग. अब तुम मुझे बताओ, क्या एग्जामिनर चाहता तो क्या इन दोनों नंबर काट लेगा क्या? इसमें कौन सी लाइन तुमने ऐसी लिखी तो नंबर कट सकता है? इसमें कौन सा क्या लिखा तो नंबर कट जाएगा? नो, नहीं कट सकता. तो जब तुम्हारा 2 पार्ट लिखने में 1.5 पेज जा रहा है ना को, थिंक अबाउट कि तुम जब अपना
अगर P3 भी लिख दिया तुमने तो मार्क्स कितना बढ़ जाएगा? तो माय पैटर्न सुनो, इसीलिए बोला मैंने आपको, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे आंसर की लाइन जा चुकी है 1.5 पेज तक, तो यू कैन स्किप राइटिंग द कंप्लीट केस स्टडी, वहां सिर्फ नाम लिख दो, रेफरेंस स्टडी नाम लिख के छोड़ दो खाली, रिमेंबर, और फिर नेक्स्ट पे जाओ कंक्लूजन के ऊपर। अगर अगर तुम्हारा आंसर तुम्हें छोटा लग रहा है, देन राइट द केस स्टडीज। ओके, कब लिखोगे? अगर, क्या बोलूंगा, अगर अगर आंसर की लेंथ छोटी लग रही है, आंसर की लेंथ छोटी लग रही है, तो राइट द केस स्टडी, राइट द फुल केस लो, अदरवाइज अदरवाइज स्किप कर दो, स्किप कर दो, बस नाम छोड़ दो खाली। ये है तुम्हारा P3 वाला पार्ट। डन है भैया? आ गया हूं। लास्ट क्या बनेगा? कंक्लूजन। चलो कंक्लूजन की बात कर ली जाए। आओ, लास्ट क्या बनेगा भैया? कंक्लूजन। तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे थे, हेडिंग बनाओ, कंक्लूजन। कंक्लूजन 3 से 4 लाइनें, हद से 5 से 6 लाइनें, इससे ऊपर नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। कंक्लूजन का मतलब ब्रीफ भैया, शॉर्ट एंड ब्रीफ होना चाहिए कंक्लूजन तुम्हारा, शॉर्ट एंड ब्रीफ। तो लिखूं ABCD। द थर्ड हेडिंग इज, ये हो गया P3, दिस इज माय P3, दिस इज माय P3, दिस इज माय P2, दिस इज माय P1। आ गया? ये हमारा P1 था, ये हमारा P1। P1। अब बताओ P4 क्या? P4 क्या है भैया? P4 क्या है? लिखो कंक्लूजन। हेडिंग दिखाओगे, हेडिंग। और माय प्रेफरेंस, हेडिंग को हाईलाइट करने का बेस्ट तरीका है अंडरलाइन करना डबल से, और चाहो तो उसे कैपिटल में लिख दो, कैपिटल में कंक्लूजन, पूरा अल्फाबेट कैपिटल में लिख दो, रिमेंबर। आओ, तो दिस इज माय पैटर्न, कंक्लूजन लिखते हैं। बताओ बेटा क्या लिखूं कंक्लूजन के अंदर में? क्वेश्चन तो ये था कि ए ने ऑफर किया था घोड़ा, ए ने ऑफर किया था एफ को, एफ ने बी को बोला था, उसने पूरा नहीं किया, अब वो क्लेम करना चाहता है। व्हाट विल बी माय कंक्लूजन? क्या मैं शॉर्ट में लिख दूं, हैंस इन द गिवन केस? देखो, कंक्लूजन विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को सीधे मुंह जवाब दे दो भैया। जवाब क्या है कि हैंस इस केस के अंदर ए को कोई भी क्लेम नहीं मिला, क्योंकि एफ जो आपके पास में ऑक्शनर था, सॉरी याद है, ए कोई भी क्लेम नहीं मिला क्योंकि यहां पर एफ ने लिखा था, नेफ्यू लिखा, सॉरी, क्योंकि एफ जो पार्ट था, ये एफ ने मेंटल एक्सेप्टेंस की थी, और मेंटल एक्सेप्टेंस इनवैलिड होती है, इसलिए नहीं मिलेगा, खत्म बात, इतना लिखना है। लिखूं? आओ दिखाता हूं, चलो लो भैया, लिखो हैंस इन द गिवन केस, हैंस in the given case, given case, given case या given scenario या given situation, you can write the word, क्या लिखूंगा? given case, Mr. A got nothing in compensation as the condition in offer was inappropriate, और क्या था, and also the acceptance which was made mentally was also invalid. I can close the answer here also यार, और I can increase the answer also. हाँ निक्कू, डू नॉट यूज पेंसिल एंड रेड पेन एंड ऑल, समझो बात सुनन से, एग्जाम में बार बार पेन बदलना तुम्हारा टाइम खाता है भाई। हाँ सीरियस सुन लो, चेंज करना, उठाया रखा उठाया, नो, ये तुम्हारा फोकस बिगाड़ता है। आई विल प्रेफर यूज ओनली वन पेन। ओके, तो गाइज दिस कैन बी कंक्लूड हियर, कि ये भी खत्म हो सकता है यहाँ पे हमारे पास में, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आंसर। लो भैया लो, तुम्हारा क्वेश्चन तैयार है। अब मुझे बता दो, क्या अगर मैं इसके अंदर अपना केस स्टडी भी लिख के आता, तो क्या एग्जामिनर मुझे 7 नंबर में से कितने मार्क्स देता? टेल मी। अगर मैंने इसमें P3 भी ऐड कर दिया होता, तो P2 P1 तो ये रहा, P2 ये रहा, P3 लिख देता, तो मुझे कितने नंबर काटता इसमें से? बताओ।
तुमने ऐसा क्या लिख दिया नंबर काटने वाला, बताना मुझे इसमें से। कह रहा फुल मिलता। साइन ओके डाल दूंगा बेटा, डोंट वरी, डाल दूंगा। तो गाइस आज इतना ही करेंगे, आज का सेशन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास से आई विल बी कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस पार्ट। अब आपके पास में जितने भी सारे एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ, रिमेंबर कॉमर्शियल लॉ, इन सब के ऊपर मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आने वाला हूं। और इस बार बहुत अभी आने वाला है, मैराथन भी लेके आ रहा हूं। इस बार मैराथन जो आएगा, अभी तक मैराथन कंपनी इंडस्ट्री सब पे आ चुका है। इस बार माय प्लान इज टू कम विद मैराथन ऑन बिजनेस एथिक्स, ठीक है। एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर मैराथन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ओके। सो जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया है, रिकॉल नहीं किया है, वो वहां से रिवाइज कर सके, ठीक है गाइस। सब है ना, उसको हेडिंग लाइट में एक नॉर्मल पेन से जो, हाँ मतलब है सर, जो कॉमन लाइन है सब उसको हेडलाइट कर देना एक नॉर्मल पेन से। नहीं करना अंजलि बेटा, अंजलि मैंने सिखाया है, नालायक कैसी बातें कर रही है अंजलि बेटा। ये पैटर्न मैंने सिखाया है, ये मेरा बनाया पैटर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको ऐसे लिख के आओगे, नो। ये पेन मत चेंज करना, आप अपना कॉमन पेन यूज करो। ये मैंने सिखाने के लिए पॉइंट से किया कि ये भैया ब्लू वाली कॉमन लाइन कर दी, ब्लैक वाली आंसर की लाइन कर दी, ये प्रोविजन की लाइन, मैंने समझाने के लिए, डिफरेंस करने के लिए सिखाया तुमको। या आप सिर्फ सिंगल पेन यूज करोगे, एक पेन यूज करोगे पूरे लिखने के लिए, ठीक है। अरबाज क्या बोल रहा है, अरबाज क्या बेटा, क्या रिप्लाई करूं? सिर्फ आई एम सोल्ड द होस्ट टू अनदर पर्सन आफ्टर नोइंग, क्या बोल रहा है बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड। I'm not the host or the person after knowing the condition for his uncle offer without replying Mr. A. हाँ तो क्या हुआ? कंडीशन की बात नहीं बेटा, मन ही मन में एक्सेप्टेंस करना इनवैलिड था, पढ़ चुके हो आप लोग ये बात, हाँ जी। ओके सिंपी बेटा, लेके आ रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, आई विल शेयर शीट विद यू ऑल गाइस, एक पीडीएफ शीट शेयर कर दूं तुमको मैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट केस क्लोज हैं पूरे लोग के अंदर, वो दे दूंगा तुमको मैं, ठीक है। हाँ ओके अंजलि, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा कॉमन प्लान वाला मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। जो कॉमन पैटर्न है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, ये फॉर्मेट तुम्हें शेयर कर दूंगा। और अभी एक पार्ट रह गया हमारा, दैट इज कॉल्ड, अगर एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं लाइक दिस, तो स्ट्रेट क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरी बेस वाले, कि राइट ब्रीफली अबाउट द ऑडिट कमिटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 7A था। तो इसमें कैसा आंसर लिखना होता है, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ तो केस स्टडी पढ़ी नहीं तुम लोगों ने, केस स्टडी है ही नहीं, तो लिखोगे कहां से? विल अवॉइड द केस लॉस, इफ देयर इज नो केस लॉ, कोई भी केस नहीं लिखना इसके अंदर, ठीक है। अंजलि कल नहीं, परसों बेटा, परसों मिलेंगे हम अपने पास में, कल तुम प्रैक्टिस करोगे। तो कल के लिए मैं अभी तुम्हारे नोट्स में जो अभी मैंने करा है वो और ये क्वेश्चन वाला पार्ट ऐड करवा रहा हूं, सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस। और इवन टेस्ट पेपर सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। एंड दूसरा सुन लो, संतोष कुमार सीओसी एजुकेशन चैनल पर अभी आपके पास अकाउंट्स के मैराथन आ चुके हैं, बाकी टेक्स्ट मैराथन भी आ चुके हैं, तो लो वाला आने वाला है बेटा, स्टे कंटिन्यूड और जुड़े रहिए। और अगली क्लास जो प्लान हो जाएगी उसे जाके नोटिफाई कर लेना, ओके, शायद जल्दी ले लूंगा, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आएगा बेटा मेरे पक्का आने वाला है, नेक्स्ट परसों की, परसों क्लास होगी नेक्स्ट वाली, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना प्लीज, ओके मनीषा बेटा, ठीक है, मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। शुभांकर ने गाना भी गा दिया, कौन सा? बाय 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 ओ टाटा, सी यू अगेन, परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा, बेटे बाय, सी यू। और नालायको, अगर सेशन अच्छा लगा हो, अंगूठे का बटन दिख रहा है, उसे दबा के, मार के, तोड़ के कर दो खराब, है ना। हाँ बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय। ओके भुवन, बाय बाय।